Hello everyone, welcome to another lecture of Human Resource Management, and today we are going to start HRM chapter 9 Managing Career। चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करेंगे HRM का मैनेजिंग कैरियर के कैरियर को कैसे मैनेज किया जाता है, कैसे उसका निज़ाम चलाया जाता है। और आज का हमारा टॉपिक है कैरियर एंड कैरियर डेवलपमेंट। कैरियर क्या होता है और कैरियर डेवलपमेंट क्या होती है, इन दोनों के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं व्हाट इज़ कैरियर। कैरियर होता क्या है। कैरियर को उर्दू में भी कैरियर कहते हैं या इसको कहा जाता है कि ज़िंदगी की तरक्की का सफ़र। ठीक है, जो हम काम के दौरान या किसी भी और एक्सपेक्ट ऑफ लाइफ के दौरान जो हम अचीव करते हैं उसको कैरियर कहा जाता है। द कैरियर इज एन इंडिविजुअल्स जर्नी थ्रू लर्निंग वर्क एंड अदर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। कैरियर जो है वो एक इंडिविजुअल की जर्नी होती है, किसी भी फर्द का सफ़र होता है थ्रू लर्निंग, जो कि सीखने के साथ साथ होता है सफ़र। वर्क एंड अदर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ काम के दौरान होता है या जिंदगी के दूसरे पहलू में होता है, चाहे वो पेंटिंग हो, चाहे वो गेमिंग हो, चाहे वो मैच्योरिटी हो, कुछ भी। यानी कि किसी भी इंसान की ज़िंदगी का सफ़र, चाहे वो सीखने में हो, चाहे वो काम में हो या अदर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में हो, उस सफ़र को हम कहते हैं कैरियर। देर आर नंबर ऑफ वेज टू डिफाइन कैरियर। बहुत सारे तरीक़ेकार हैं कैरियर को डिफाइन करने के, एंड द टर्म इज़ यूज इन वैरायटी ऑफ वेज। और इस टर्म को, जो कैरियर के टर्म है, इसको वैरायटी ऑफ वेज तरीक़ेकार से यूज़ किया गया है। तो पहले हम ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी के हिसाब से डेफिनेशन देख लेते हैं कि कैरियर होता क्या है। द ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी डिफाइन द वर्ड कैरियर एज अ पर्सन कोर्स और प्रोग्रेस थ्रू लाइफ। अब जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है उसने डिफाइन किया है वर्ड कैरियर को एज अ पर्सन, किसी शख्स की कोर्स और प्रोग्रेस थ्रू लाइफ, की ज़िंदगी का कोर्स या ज़िंदगी की तरक्की जो उसकी लाइफ के दौरान हो रही है, उसी को हम क्या कहते हैं, कैरियर कहते हैं। प्रोग्रेस थ्रू लाइफ, ठीक है, किसी भी शख्स की जो प्रोग्रेस हो रही है, तरक्की हो रही है ज़िंदगी के साथ साथ, उसी को हम कैरियर का नाम दे देते हैं। फॉर आवर सब्जेक्ट, लेकिन हमारा अपना जो सब्जेक्ट है HRM, उसके लिए कैरियर क्या है। फॉर आवर सब्जेक्ट पर्पस, कैरियर इज अ सीक्वेंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट पोजीशंस दैट अ पर्सन हेल्ड ओवर हिज और हर लाइफ। अब हमारे सब्जेक्ट के हिसाब से या उसके मकसद से कैरियर जो है बेसिकली सीक्वेंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट पोजीशन है, एक तरतीब है एम्प्लॉयमेंट की पोजीशन की, रोजगार की पोजीशन की, स्टेटस की, डेट अ पर्सन हेल्ड, या कोई भी शख्स जो है, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, उसकी ज़िंदगी के दौरान वो हेल्ड करता है एम्प्लॉयमेंट की पोजीशन को। मिसाल के तौर पे एक एम्प्लॉई जो है वो न्यू किसी कंपनी में काम करने जाता है तो उसको सेल्स की जॉब मिलती है, सेल्समैन की जॉब मिलती है, फिर वो सेल्समैन से सेल्स ऑफिसर बनता है, सेल्स ऑफिसर से टेरिटरी सेल्स मैनेजर बन जाता है, फिर एरिया मैनेजर बन जाता है, फिर रीजनल सेल मैनेजर बन जाता है, और फाइनली वो CEO मार्केटिंग बन जाता है अपनी कंपनी का। तो ये ज़िंदगी का जो एम्प्लॉयमेंट पोजीशन का सफ़र है, ठीक है, उसके काम के दौरान, इसी को हम HRM के अंदर कहते हैं कैरियर। ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं। वी ऑल हैव और विल हैव कैरियर। हम सबका कैरियर होता है या हम सबका कैरियर होगा, एक वक्त आएगा। जो अभी यंग हैं अभी उनका कैरियर बनेगा, जो मैच्योर हो चुके हैं उनका कैरियर बन चुका है। दिस कॉन्सेप्ट इज रेलिवेंट टू अनस्किल्ड लेबरर्स, a person doing unskilled manual work for wages, and it is to engineer and physician। ये जो कंसेप्ट है कैरियर का, ये सबके लिए है, चाहे अनस्किल्ड लेबर हो, वो लोग जो कि मैन्युअली काम करते हैं, दिहाड़ी पे काम करते हैं, मजदूरी का काम करते हैं वेजेस के लिए, तनख्वाह के लिए, या वो लोग जो इंजीनियर हैं, जो स्किल्ड इंजीनियर हैं, जो मशीनरी का इस्तेमाल करते हैं, या फिजिशियंस हैं। ठीक है, इन सब के लिए, चाहे लेबर है, चाहे इंजीनियर है, चाहे फिजिशियन है, इन सब के लिए जो कैरियर का टर्म जो है या कॉन्सेप्ट है वो रेलिवेंट है, ताल्लुक रखता है। कैरियर सक्सेस इज डिफाइंड नॉट ओनली इन द टर्म ऑफ प्रमोशन बट आल्सो इन द टर्म ऑफ सेटिस्फेक्शन। अब कैरियर की जो तरक्की है, यानी कि आपका कैरियर जो है बड़ा अच्छा रहा। कुछ लोग होते हैं जो कैरियर में आगे तक नहीं जा सकते, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सेल्समैन आता है, फिर ऑफिसर बनते बनते CEO बन जाता है, कुछ लोग वहां तक नहीं पहुंच पाते। तो कैरियर की जो सक्सेस है, आप सिर्फ इस बात से डिफाइन नहीं कर सकते कि एक शख्स की प्रमोशन कितनी हुई, लेकिन इससे भी डिफाइन की जाती है कि वो अपनी जॉब से सेटिस्फाई कितना ज़्यादा है। ठीक है, शुरू हर कोई अपने काम से सेटिस्फाई नहीं होता, लेकिन वक्त के साथ साथ सेटिस्फाई हो जाता है, तो ये भी कैरियर की सक्सेस कहलाती है। तो व्हाट इज कैरियर जो है हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास है कैरियर डेवलपमेंट क्या होती है, कैरियर की तरक्की बेहतरी क्या होती है। द प्रोसेस ऑफ गेनिंग स्किल्स दैट हेल्प द इंडिविजुअल प्रोग्रेस इन द कैरियर इज कैरियर डेवलपमेंट। कैरियर डेवलपमेंट बेसिकली अमल है कि आप स्किल्स को गेन करें, महारतें गेन करें, जो हेल्प करें किसी भी इंडिविजुअल की प्रोग्रेस के लिए, उसकी तरक्की के लिए इन अ कैरियर, उसके कैरियर के अंदर, सीक्वेंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट पोजीशन के अंदर, इसी को हम कैरियर डेवलपमेंट कहते हैं।
यू माइट बी वंडरिंग, आप एक बात से हैरान होंगे कि हाउ कैरियर डेवलपमेंट डिफर फ्रॉम एम्प्लॉय डेवलपमेंट डिस्कस इन चैप्टर 8, कि जो कैरियर डेवलपमेंट है ये क्यों मुख्तलिफ है एम्प्लॉयमेंट डेवलपमेंट से, जो हमने चैप्टर 8 में डिस्कस किया था ऑन बोर्डिंग और एम्प्लॉय ट्रेनिंग और डेवलपमेंट वाले चैप्टर में, कि उसमें भी तो एम्प्लॉय की डेवलपमेंट ही हो रही होती है। तो कैरियर डेवलपमेंट और एम्प्लॉय डेवलपमेंट में क्या फ़र्क है, ये सवाल आपके माइंड में आ सकता है, एंड इट इज़ अ फेयर क्वेश्चन, ये बिल्कुल सही क्वेश्चन है। एम्प्लॉय डेवलपमेंट इज फोकस ऑन पर्सनल ग्रोथ in a way that help the organization and it often involves the leadership skill necessary to advance or succeed as a manager। अब जो एम्प्लॉय डेवलपमेंट है इसका फोकस होता है पर्सनल ग्रोथ की, कि इंडिविजुअल या एम्प्लॉय की ज़ाती ग्रोथ की जाए इस तरह से कि ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदा हो। इसमें एम्प्लॉय की बेहतरी हो रही है, तरक्की हो रही है, लेकिन इसलिए हो रही है कि ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदा हो, उसका कैरियर बनता है या नहीं बनता, इसमें उस चीज़ का फोकस नहीं होता। एंड इट ऑफन इन्वॉल्व द लीडरशिप स्किल नेसेसरी टू एडवांस और सक्सीड एज मैनेजर। और एम्प्लॉय डेवलपमेंट के अंदर जो इन्वॉल्व होता है वो लीडरशिप स्किल जो होते हैं वो नेसेसरी होते हैं, कि जो एडवांस नेसेसरी टू एडवांस आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं कि लीडरशिप स्किल्स सिखाए जाएँ, ताकि एक एम्प्लॉय जो है एज अ मैनेजर के तौर पे सक्सीड कर सके और ऑर्गेनाइजेशन को तरक्की दे सके। बेसिकली उसमें एम्प्लॉय की बेहतरी लाई जा रही है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन की तरक्की के लिए, ना कि एम्प्लॉय की कैरियर के लिए। Career development take a broader perspective and include activities that help an employee explore personal interest, explore career path, and identify career goals that are appropriate for the individual employee। अब कैरियर डेवलपमेंट जो है ये ब्रॉडर पर्सपेक्टिव है, इसका नुक्ता नज़र और इसका ख्याल जो है वो काफ़ी ब्रॉड है, काफ़ी वसी है। इसमें इंक्लूड होती है एक्टिविटी जो हेल्प करती है एम्प्लॉय के टू एक्सप्लोर पर्सनल इंटरेस्ट, कि आपकी ज़ाती इंटरेस्ट क्या है। अक्सर हम वो जॉब करते हैं जो करने का दिल नहीं कर रहा होता, लेकिन इसके अंदर जब हम कैरियर डेवलपमेंट में देख रहे थे तो इसमें पहली एक्टिविटी ये है कि आपका ज़ाती दिलचस्पी किस में है वो एक्सप्लोर करना, ठीक है। एक्सप्लोर कैरियर पाथ, फिर उस ज़ाती इंटरेस्ट के अंदर आपका कैरियर पाथ बनाना, ठीक है। आइडेंटिफाई कैरियर गोल, आपके कैरियर के गोल्स क्या है वो उसको एक्सप्लोर करना, उसको पता लगाना। डेट आर अप्रोप्रिएट फॉर द इंडिविजुअल एम्प्लॉय, जो किसी भी फर्द या एम्प्लॉय के लिए जो है वो अप्रोप्रिएट होता है। इस चीज़ को हम कहते हैं कैरियर डेवलपमेंट, जो एम्प्लॉय के लिए ज़रूरी है, उसका इंटरेस्ट देखती है, उसका फ़ायदा देखती है, ना कि ऑर्गेनाइजेशन का फ़ायदा देख रही होती है। तो इसको हम कहते हैं कैरियर डेवलपमेंट। तो यहीं पे हमारा जो आज का टॉपिक है व्हाट इज़ कैरियर, कैरियर क्या होता है, कैरियर डेवलपमेंट क्या होता है, वो कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि लेक्चर की समझ आ गई होगी। स्लाइड्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और कोई भी क्वेश्चन टॉपिक से रिलेटेड हो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। और आज हमारा टॉपिक जो है बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा लेंथी है। तो टॉपिक हमारा है हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरियर डेवलपमेंट। किसी भी एम्प्लॉय की कैरियर डेवलपमेंट में कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, जिम्मेवार कौन होता है, ठीक है। द ऑर्गेनाइजेशन रोल इन कैरियर डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशन का क्या किरदार होता है कैरियर डेवलपमेंट में। मैनेजर एंड कैरियर डेवलपमेंट, और मैनेजर का क्या किरदार होता है कैरियर डेवलपमेंट में, वो हम स्टडी करेंगे। ये बेसिकली चैप्टर नंबर 9 है HRM का, मैनेजिंग कैरियर। डिफरेंट वर्जन की बुक में डिफरेंट चैप्टर होगा, नाम भी डिफरेंट हो सकता है, लेकिन ये एम्प्लॉय कैरियर के टॉपिक से रिलेटेड है। तो हम देखते हैं हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरियर डेवलपमेंट सबसे पहले, ठीक है। तो हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरियर डेवलपमेंट, कौन जिम्मेवार या जिम्मेदार है किसी भी एम्प्लॉय के कैरियर के डेवलपमेंट का। वन प्रॉब्लम इज दैट इट इज़ ऑफन अनक्लियर हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरियर डेवलपमेंट एट वर्क। एक जो मसला आ जाता है वो ये है कि ये बात अक्सर अनक्लियर हो जाती है, समझ नहीं आती कि बेसिकली रिस्पॉन्सिबल कौन है कैरियर डेवलपमेंट के लिए एट वर्क के ऊपर, क्या एम्प्लॉई है या मैनेजर है या पूरी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। मैनेजर्स एंड एम्प्लॉय टेंड टू ब्लेम ईच अदर एंड द फैक्ट इज बोथ साइड्स आर रॉन्ग। मैनेजर और एम्प्लॉई जो हैं वो एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाते रहते हैं कि इसकी वजह से मेरा कैरियर ख़राब हो गया या इसकी वजह से मैं काम नहीं कर पाया, लेकिन दोनों साइड जो हैं वो रॉन्ग हैं, एक दूसरे को ब्लेम करते रहते हैं, दोनों साइड गलत करती हैं। कैरियर डेवलपमेंट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बोथ द एम्प्लॉय एंड द मैनेजर। कैरियर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो दोनों की है, मैनेजर की यानी कि मैनेजर और ऑर्गेनाइजेशन की, और साथ में एम्प्लॉय की अपनी भी जिम्मेदारी है कि वो अपना कैरियर डेवलपमेंट करे। इट मस्ट बी अ कोलैबोरेटिव एफर्ट बिकॉज इट कैन नॉट बी डन यूनिलेटरी। अब ये जो है ये कोलैबोरेटिव एफर्ट है, दोनों को मिलके काम करना पड़ेगा, मैनेजर को, ऑर्गेनाइजेशन या एम्प्लॉय को, इनको मिलके काम करना पड़ेगा। आप अकेले ही यूनिलैटरी अकेला ही ये काम नहीं हो सकता, बिकॉज एम्प्लॉय अपनी मर्जी नहीं कर सकता, आपको पता है, क्योंकि उसको अपनी बॉस की माननी होती है, और बॉस उसको ऐसा काम दे
या ऑर्गेनाइजेशन उसको ऐसा काम दे जो कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी अच्छा हो लेकिन उसके कैरियर के साथ भी ठीक हो। ये ना हो कि कैरियर तबाह कर दे, ऑर्गेनाइजेशन के फायदे हो जाए। द एम्प्लॉय इज रिस्पॉन्सिबल अल्टीमेटली फॉर कैरियर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट, द मैनेजर तो इज इक्वली रिस्पॉन्सिबल। अब यहाँ पे जो बुक में है दोनों बातें एक साथ लिखी हुई हैं कि एम्प्लॉय रिस्पॉन्सिबल है अल्टीमेटली फॉर कैरियर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट, कि आखिरकार एम्प्लॉय को ही देखना पड़ता है कि वही जो है अपने कैरियर मैनेजमेंट, कैरियर के निज़ाम का या इंतज़ाम करने का या उसकी डेवलपमेंट तरक्की करने का जिम्मेवार है। लेकिन दूसरी तरफ वो खुद लिख देते हैं द मैनेजर थो इज इक्वली रिस्पॉन्सिबल, लेकिन दूसरी तरफ मैनेजर भी है वो बराबर का जिम्मेवार है या जिम्मेदार है, ठीक है, इसका क्या कहते हैं, इसकी डेवलपमेंट का, ठीक है। तो दोनों इकट्ठे चल रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है वन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मैनेजर जॉब इज टू मैक्सिमाइज द अलाइनमेंट बिटवीन कंपनी गोल एंड एम्प्लॉय प्रोफेशनल गोल। वही बात जो मैंने पहले की कि ऑर्गेनाइजेशन को ऐसे काम करवाने चाहिए एम्प्लॉय से जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी ठीक हो, उसकी तरक्की में भी काम आए और एम्प्लॉय की तरक्की में भी काम आए। तो वो यही कहते हैं जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है मैनेजर की जॉब का कि वो मैक्सिमाइज करे, बढ़ाए द अलाइनमेंट बिटवीन कंपनी गोल्स एंड एम्प्लॉय प्रोफेशनल गोल, के अलाइनमेंट लेके आए, तरतीब लेके आए, दोनों को जोड़ दे, कंपनी के गोल्स को भी और एम्प्लॉय की प्रोफेशनल गोल्स को भी, कि वो ऐसे तरीके से गोल सेट करे ऑर्गेनाइजेशन के और एम्प्लॉय के कि दोनों को तरक्की मिले और दोनों के लिए बेहतरी हो। द स्पिरिट बीइंग हेल्प ट्रांसफॉर्म द कंपनी एंड आई विल हेल्प ट्रांसफॉर्म योर कैरियर। अब इसमें स्पिरिट क्या होना चाहिए, क्या कहना चाहिए एम्प्लॉय को, कि एम्प्लॉय को कहना चाहिए कि तुम मेरी कंपनी को ट्रांसफॉर्म करो, मेरी कंपनी को बेहतर बनाओ, एंड आई विल हेल्प टू ट्रांसफॉर्म योर कैरियर, और मैं तुम्हारे कैरियर को ट्रांसफॉर्म करूंगा, उसको बेहतर बनाऊंगा। यानी कि तुम मेरी ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से चलाओ तो मैं तुम्हारा कैरियर अच्छे से चलाऊंगा। ये मैनेजर का एक इंपॉर्टेंट पार्ट जॉब में होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरियर डेवलपमेंट, यानी कि हमें समझ यही आ रही है कि एम्प्लॉय भी है और मैनेजर भी है, और मैनेजर का काम यहाँ पे क्या है और एम्प्लॉय का काम यहाँ पे क्या है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है द ऑर्गेनाइजेशन रोल इन अ कैरियर डेवलपमेंट। ऑर्गेनाइजेशन का रोल क्या है कैरियर डेवलपमेंट के अंदर, ठीक है। अ रीसेंट सर्वे found that the job candidate feel that its employer offer career advancement potential, they are more likely to accept job offer, ठीक है। रिसेंट जो सर्वे है वो ये चीज़ हमें फाइंड करके देती है कि जॉब कैंडिडेट जब फील करता है that an employer offer career advancement potential, कि एक एम्प्लॉयर यानी कि जो मालिक है वो जब कैंडिडेट को ये फील करवाता है कि हम आपको जो जॉब दे रहे हैं इसमें एडवांसमेंट भी है कैरियर की पोटेंशियली, कि आगे जाके मौके मिलेंगे आपको कि आपका कैरियर की एडवांसमेंट होगी, तरक्की होगी, दे आर मोर लाइकली टू एक्सेप्ट जॉब ऑफर। तो कैंडिडेट जो है वो जॉब ऑफर करने के चांसेस है जो वो एक्सेप्ट कर लेता है, कि भाई ज़्यादा चांसेस है कि वो एक्सेप्ट कर लेगा। ये बाहर के मुल्क की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान इंडिया में जॉब भी मिल जाए बहुत बड़ी बात हो जाती है, वो फ़ौरन एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन बाहर के मुल्क में कैंडिडेट देखते हैं क्या एम्प्लॉयर ऐसी जॉब ऑफर कर रहा है जिसके कैरियर के बढ़ने के चांसेस हैं या यहीं पे रुके रहना है, लेकिन तो फिर वो जॉब एक्सेप्ट करेगा अगर चांसेस होंगे, अदरवाइज नहीं करेगा। लेकिन पाकिस्तान में हमें जॉब भी मिल जाए हम फ़ौरन एक्सेप्ट करते हैं, हम कैरियर एडवांसमेंट के बारे में सोचते भी नहीं है। ऑन द फ्लिप साइड, उसकी दूसरी तरफ, employees who leave organization site refer lack of career advancement opportunity as a major reason for leaving। इसी सिक्के की दूसरी तरफ जो एम्प्लॉय जॉब छोड़ के चले जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन से, वो साइड करते हैं, रेफर करते हैं कि देयर इज़ अ लैक ऑफ कैरियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी, कि हमारे पास जो कैरियर एडवांसमेंट की अपॉर्चुनिटी थी, मौके थे, वो बहुत कम थे, और यही मेन रीज़न है उनकी जॉब छोड़ने की, ठीक है। इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ कैरियर मैनेजमेंट इंक्लूड्स द फॉलोइंग। अब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ एलिमेंट जो हैं वो देखना बहुत ज़रूरी है जो कैरियर मैनेजमेंट में काम आते हैं। अ क्लियर लिंक बिटवीन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजी एंड जॉब डिस्क्रिप्शन, बिल्कुल क्लियर लिंक होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजी के अंदर, उसकी जो हिकमत अमली है यानी कि उसके जो गोल्स हैं, और जॉब डिस्क्रिप्शन और जो आपके काम की तफसीलात हैं, उन दोनों के बीच में लिंक होना चाहिए कि आप जो काम करें वो वाकई ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजी के हिसाब से हो, आपकी जॉब का काम वैसा ही होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन को तरक्की मिलेगी तो ऑटोमेटिक आपके लिए भी फ़ायदा होगा, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स जो हैं बुक में मेंशन है आपके, ठीक है। क्लियरली डिफाइंड कैरियर पाथ दैट आर वेल कम्युनिकेटेड, ठीक है। अब क्लियरली डिफाइन करें कैरियर पाथ को दैट आर वेल कम्युनिकेटेड, जो सही तरीके से बयान किए जाएं, ठीक है। जो कैरियर पाथ जो है एम्प्लॉय के लिए उसको क्लियरली डिफाइन करें और अच्छी तरीके से कम्युनिकेट करें एम्प्लॉय को, ताकि उसको समझ आ जाए कि क्या करना है मुझे अपने कैरियर को बेहतर करने के लिए। डिफाइन एक्सपेक्टेशन ऑफ स्किल्स एंड बिहेवियर नेसेसरी फॉर पोजीशन ऑन एवरी लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब जो उम्मीद लगा के बैठी है ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय के पास ये स्किल्स होने चाहिए, ये बिहेवियर नेसेसरी है इस पोजीशन के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के हर लेवल पे वो अच्छी तरीके से बता देना चाहिए कि हमें ये स्किल चाहिए,
हमें ये बिहेवियर चाहिए, इस तरह का काम हमें करवाना है आपसे। तो ये क्लियरली डिफाइन करना चाहिए ताकि एम्प्लॉय को पता हो कि क्या इनको ज़रूरत है। कैरियर डेवलपमेंट ट्रेनिंग फॉर एम्प्लॉय दैट प्रमोट स्किल डेवलपमेंट एंड इन्फॉर्म कैरियर चॉइसेस। कैरियर डेवलपमेंट की ट्रेनिंग होनी चाहिए, जो हमने लास्ट चैप्टर में एम्प्लॉय डेवलपमेंट के बारे में बताया था, उसकी ट्रेनिंग बताई थी। तो इसी तरह कैरियर डेवलपमेंट ट्रेनिंग होनी चाहिए एम्प्लॉय के लिए, जो प्रमोट करे उनकी स्किल्स की डेवलपमेंट को, इन्फॉर्म करे कैरियर चॉइसेस के बारे में कि क्या क्या कैरियर चॉइसेस आपको मिल सकती हैं। तो ये बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन का रोल हो जाता है कैरियर डेवलपमेंट के अंदर। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मैनेजर एंड कैरियर डेवलपमेंट। हमने शुरू में थोड़ा सा देख लिया था हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरियर डेवलपमेंट, तो उसमें मैनेजर और एम्प्लॉय दोनों का जिक्र आया था। तो अब हम जरा डिटेल में देख लेते हैं कि क्या इश्यूज आते हैं कि मैनेजर जो है वो नहीं कर पाता एम्प्लॉय की हेल्प उनकी कैरियर डेवलपमेंट में। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं, हेल्पिंग एम्प्लॉय विद कैरियर डेवलपमेंट इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ टैलेंट मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी ऑफ मैनी ऑर्गेनाइजेशन, बट इम्प्लीमेंटेशन ब्रेक डाउन इफ मैनेजर आर्ट इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस। अब एम्प्लॉय की मदद करना विद कैरियर डेवलपमेंट, उसकी कैरियर की डेवलपमेंट के अंदर, ठीक है, उसकी जो सीरीज ऑफ उसकी पूरी लाइफ की सीरीज है जो काम कर रहा है, उसकी प्रमोशन के अंदर उसकी मदद करना, ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट पार्ट है टैलेंट मैनेजमेंट का। ठीक है, टैलेंट मैनेजमेंट स्ट्रेटजी का बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। टैलेंट मैनेजमेंट हम पहले देख चुके हैं कि एक तरीका कहा जिससे हम टैलेंट ढूंढते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो जब आप टैलेंटेड लोग ढूंढ रहे होते हैं तो उनकी कैरियर की डेवलपमेंट जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है टैलेंट मैनेजमेंट का ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। बट इम्प्लीमेंटेशन ब्रेक डाउन, लेकिन ये जो इम्प्लीमेंटेशन है कैरियर डेवलपमेंट की जो कि टैलेंट मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता जब मैनेजर जो है वो सही तरीके से इन्वॉल्व ना हो इस प्रोसेस के अंदर कि हमने एम्प्लॉय की कैरियर की डेवलपमेंट करनी है। तो इश्यूज आ जाते हैं। A recent survey indicate that only a quarter of organizations find that their managers do a good job of spotting career development activity for their employees. अब रीसेंट सर्वे हमें ये बताता है, ये इंडिकेट करता है, ये इशारे देता है कि क्वार्टर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, कि सिर्फ चौथा हिस्सा ऑर्गेनाइजेशन का ऐसा होता है जो फाइंड कर पाता है। ये सिर्फ चंद हिस्से, कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो हैं, आप कह लेंगे चार में से कोई एक हो सकती है ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, आसान अल्फाजों में, जिनसे हमने ये फाइंड किया कि मैनेजर जो है वो अच्छी जॉब कर रहा है अपने एम्प्लॉय की कैरियर डेवलपमेंट में सपोर्ट करने के लिए। बाकी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर ऐसी जॉब परफॉर्म नहीं कर रहा कि अपने एम्प्लॉय की कैरियर डेवलपमेंट में हेल्प करे। सिर्फ क्वार्टरली ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ये शो कर रही हैं। इवन फीवर just 16% reported that manager discuss career development with employee outside the performance appraisal process। अब वो यही कहते हैं कि 16% जो है वो रिपोर्ट किया गया है कि ऑर्गेनाइजेशन के जो मैनेजर हैं वो डिस्कस करते हैं कैरियर डेवलपमेंट के बारे में अपने एम्प्लॉय के साथ, अब परफॉर्मेंस अप्रेजल के अलावा, उसके प्रोसेस के अलावा सिर्फ 16%। बाकी यानी कि 84% जो मैनेजर्स हैं वो अपने एम्प्लॉय के साथ कैरियर डेवलपमेंट के बारे में बात ही नहीं करते। तो अब यही बात आ गई ना कि मैनेजर जो है वो अपना किरदार सही तरीके से अदा नहीं कर पा रहे। आगे चलते हैं। देयर आर सेवरल रीजन मैनेजर में नॉट बी इफेक्टिव एलिमेंट इन द कैरियर डेवलपमेंट प्रोसेस। बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं कि मैनेजर क्यों एक मौसर एलिमेंट नहीं बन पा रहा कैरियर डेवलपमेंट के अंदर, कि मैनेजर अपना किरदार सही तरीके से क्यों नहीं अदा कर पा रहे। उसके लिए बहुत सारी रीज़न हो सकती हैं, वो जो आपकी बुक में मेंशन है, मैं वन बाय वन थोड़ी सी डिटेल उसको करके आपको बता देता हूँ। नंबर 1, पुअर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैरियर डेवलपमेंट, कि सही तरीके से समझ ही नहीं है कि कैरियर डेवलपमेंट होता क्या है, मैनेजर्स को ही नहीं पता। ठीक है, उनको खुद ट्रेनिंग दी गई तो वो बेचारे खुद कैसे बताएं। मैनेजर में नोट अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ द प्रोसेस और द रिसोर्सेज अवेलेबल। मैनेजर को मे भी समझ ही ना हो कि ये प्रोसेस जो है कैरियर डेवलपमेंट का, या कितना इंपॉर्टेंट है, या उसको रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी ही ना हो कि वो अपने एम्प्लॉय की कैरियर के बारे में काम कर सके, उसको वो वसाइल ना दिए गए, उसको उसकी सैलरी ना दी गई, उसको उसके लिए टाइम ना दिया गया हो, ठीक है, कि अपने एम्प्लॉय के लिए काम कर सके, सिर्फ उसको अपने काम करने की ही फुर्सत नहीं मिलती होगी अपने काम के लिए भी। HRM नीड टू मेक श्योर दैट मैनेजर आर फेमिलियर विद कैरियर पाथ। HRM ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का ये काम है कि वो मेक श्योर करे कि मैनेजर जो है वो फेमिलियर हो, उसको जान पहचान हो कैरियर पाथ के साथ, और अपने एम्प्लॉय की हेल्प कर सके। नेक्स्ट, टाइम, वक्त। मैंने जो ही बात की वही कि रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, मे बी टाइम ही अवेलेबल ना हो, या पैसा ही ना देते हो, सैलरी उसको ना देते हो इस काम करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास टाइम आ जाता है। मैनेजर में सिंपली नॉट हैव इनफ टाइम फॉर परफॉर्मेंस अप्रेजल, फीडबैक, मॉनिटरिंग, कोचिंग और डिस्कसिंग कैरियर डेवलपमेंट विद एम्प्लॉय। मे बी मैनेजर के पास टाइम ही नहीं है, उसके पास पहले इतना काम का बर्डन है कि उसके पास टाइम ही नहीं है वो परफॉर्मेंस अप्रेजल कर सके, ठीक है, परफॉर्मेंस का जायजा कर सके,
फीडबैक देख सके, राय दे सके कि आपका काम कैसा था, उनकी काम को मॉनिटर कर सके, कोचिंग, उनकी मेंटोरिंग कर सके, उनको सिखा सके और डिस्कस करे कैरियर डेवलपमेंट एम्प्लॉय के साथ। मे बी वो एम्प्लॉय मैनेजर के पास टाइम ही नहीं है इतना, ठीक है। तो एक ये भी इशू बन जाता है, एक ये भी रीज़न है कि एम्प्लॉय मैनेजर जो है वो इफेक्टिव साबित नहीं होता कैरियर डेवलपमेंट के अंदर। नेक्स्ट है ट्रेनिंग, तरबियत। HRM must train managers in effective method of providing career information and guidance to employee। अब HRM को पहले मैनेजर को ट्रेन करना पड़ेगा कि किस तरह से इफेक्टिव मेथड से, बेहतरीन तरीकेकार से आपने प्रोवाइड करना है कैरियर की इन्फॉर्मेशन और गाइडेंस अपने एम्प्लॉय को। मैनेजर को खुद भी ट्रेनिंग चाहिए होती है ना, ठीक है, तो उसकी ट्रेनिंग भी करना बड़ी ज़रूरी है, अदरवाइज वो सही तरीके से इन्फॉर्मेशन या कैरियर के बारे में नहीं बता पाएगा। फाइनली फेयर, डर होता है, हर मैनेजर को डर होता है कि यार मैं इतना कुछ सिखा दूं और एम्प्लॉय जो है मुझे छोड़ के निकल ही ना जाए, ठीक है। मैनेजर हु डेवलप हाई पोटेंशियल एम्प्लॉय रिस्क लूजिंग देम। जब एक मैनेजर एक डेवलप करता है हाई पोटेंशियल एम्प्लॉय, काबिल एम्प्लॉय को, तो उसको डर होता है कि वो उसको छोड़ के बाद में चला ही ना जाए। तो ये फेयर भी होता है, जो एक रीज़न बनता है कि मैनेजर जो है कैरियर के बारे में सही गाइड नहीं करता। तो यहाँ पे हमारा हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरियर डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशन का रोल क्या होता है और मैनेजर और कैरियर डेवलपमेंट क्या होता है, वो कंप्लीट हो जाता है। स्लाइड्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन टॉपिक से रिलेटेड आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़। Hello everyone, welcome to another lecture of Human Resource Management and today our topic is Career Development Stages और Traditional Career Stages। मुख्तलिफ बुक्स के बायर में मुख्तलिफ नाम है, तो दो जो कॉमन नाम इस टॉपिक के यूज़ होते हैं वो होते हैं कैरियर डेवलपमेंट स्टेजेस या ट्रेडिशनल कैरियर स्टेजेस, ठीक है। ये बेसिकली चैप्टर नंबर 9 है, मैनेजिंग कैरियर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, और हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कैरियर डेवलपमेंट स्टेजेस क्या होता है या ट्रेडिशनल कैरियर स्टेजेस क्या होते हैं। तो कैरियर स्टेजेस रेफर टू द स्टेजेस ऑफ कैरियर डेवलपमेंट दैट एन इंडिविजुअल पासिस थ्रू। बेसिकली देयर आर 5 कैरियर स्टेजेस व्हिच एन इंडिविजुअल हैज टू अंडरगो ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम। अब कैरियर डेवलपमेंट स्टेजेस क्या है कि आपकी जो ज़िंदगी की तरक्की का सफ़र है, उसकी जो डेवलपमेंट है, उसके स्टेजेस कौन कौन से हैं, लेवल कौन कौन से हैं। अब जो कैरियर स्टेजेस है वो रेफर करता है स्टेजेस ऑफ कैरियर डेवलपमेंट के, आपके कैरियर की डेवलपमेंट के स्टेजेस कौन से हैं, लेवल कौन कौन से हैं, जिससे कोई भी इंडिविजुअल जो है वो पास थ्रू करता है। अब बुनियादी तौर पे बेसिकली देयर आर 5 कैरियर स्टेजेस, 5 कैरियर की स्टेजेस बताई गई हैं, ठीक है। बुनियादी तौर पे कहीं पे 6 भी हो सकती है, लेकिन बुनियादी तौर पे 5 ही हैं। विच एन इंडिविजुअल हैज़ टू अंडरगो ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम, जो किसी भी इंडिविजुअल को इन 5 स्टेजेस के थ्रू गुजरना पड़ता है अपनी ज़िंदगी के अंदर। अब वो कैरियर स्टेजेस कौन कौन से, नंबर 1 हमारे पास है एक्सप्लोरेशन, नंबर 2 इस्टेब्लिशमेंट, नंबर 3 मिड कैरियर, नंबर 4 लेट कैरियर और नंबर 5 डिक्लाइन, ठीक है। अब हम 1 बाय 1 ईच स्टेज को देख लेते हैं कि क्या होता है। सबसे पहले हमारे पास है एक्सप्लोरेशन। एक्सप्लोरेशन कहते हैं नई चीज़ों की तलाश करना। अब यहाँ पे हमारे पास मीनिंग आ जाता है कुछ तलाश करने का सफ़र। तो आप अपना कैरियर तलाश कर रहे हैं, अपनी जॉब तलाश कर रहे हैं, उसका जो सफ़र होगा उसको पहली स्टेज जो होगी उस आपके कैरियर की, उसको हम कहेंगे एक्सप्लोरेशन। द एक्सप्लोरेशन स्टेज इज़ अ प्री एम्प्लॉयमेंट स्टेज wherein the individual are in their mid-20s and enter from their college life to the work environment। एक्सप्लोरेशन स्टेज जो है ये आपकी तलाश करने की स्टेज है, ये प्री एम्प्लॉयमेंट स्टेज है, नौकरी से बिल्कुल पहले की स्टेज, कि आप अपने मिड-20s की एज में हैं, ठीक है, 24-25 साल की एज में हैं आप, कॉलेज से आप अभी एंटर होने जा रहे हैं वर्क इन्वायरमेंट के अंदर, कि आपका कॉलेज, आपकी यूनिवर्सिटी पास आउट होने वाली है और आप वर्क इन्वायरमेंट में जाने वाले हैं। तो ये प्री एम्प्लॉयमेंट स्टेज है कि आप तलाश कर रहे हैं कि आपने किस फील्ड में, किस प्रोफेशन में अपना कैरियर चुनना है। द इंडिविजुअल नैरो डाउन देयर वर्क प्रेफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ द डायरेक्शन शोन बाय देयर पेरेंट्स, फ्रेंड्स, फैमिली एंड टीचर। अब जो इंडिविजुअल्स होते हैं, जो अफराद होते हैं जो अपना कैरियर स्टार्ट करने वाले हैं, वो नैरो डाउन करते हैं देयर वर्क प्रेफरेंस। वो देखते हैं कि यार मेरी वर्क प्रेफरेंस क्या है, कि मुझे किस फील्ड के अंदर जॉब करना है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, उस डायरेक्शन की बुनियाद पे जो उनको दिखाई गई है उनके पेरेंट्स के थ्रू, फ्रेंड्स के थ्रू, फैमिली के थ्रू, टीचर्स के थ्रू, कि बेटा इस फील्ड में कैरियर बनाना है, आपने इंजीनियर बनना है, आपने डॉक्टर बनना है। तो उनसे सुनते हुए, ट्रेंड को देखते हुए, दोस्तों को देखते हुए, टीचर की गाइडेंस से, फैमिली के प्रेशर से आप देखते हैं कि आपने नैरो डाउन करते हैं कि आपने क्या काम करना है। पाकिस्तान में, इंडिया में मोस्टली बॉयज़ इंजीनियरिंग करते हैं, ठीक है, और गर्ल्स के लिए कहा जाता है कि डॉक्टर बन जाएं वगैरह वगैरह। इस तरह की आप देखें कि हमारे यहाँ प्रेशर आता है फैमिली, फ्रेंड्स और पेरेंट्स से, ठीक है। अब आगे क्या है, एट दिस स्टेज several expectations about the work are created that may be fantasies or unrealistic belief about the work very much before entering into the firm।
अब इस स्टेज पे आप बहुत सारी उम्मीदें लगा लेते हैं कि आप अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट कर ली है, आपने अपना डॉक्टर एमबीबीएस कंप्लीट कर लिया, या आपने बीबीए कर लिया है या एमबीए कर लिया है। अब आप उम्मीदें लगाते हैं कि डिग्री कंप्लीट होने वाली है और मैं जॉब पे जाने वाला हूँ, और आप फंटेसीज बना लेते हैं, माइंड में इमेजिनेशन बना लेते हैं और गैर यकीनी बिलीव बना लेते हैं अपने काम के बारे में कि अब तो काम करेंगे, चिल माहौल होगा, मज़ा आएगा और पैसा ही पैसा होगा, ज़िंदगी बन जाएगी अपनी। तो हम इस तरह की उम्मीदें लगा के अपनी जॉब की तरफ जाते हैं, ठीक है, वेरी मच बिफोर एंटरिंग इन द फर्म, अपने फर्म में जाने से पहले। तो ये जो स्टेज होती है इसको कहते हैं एक्सप्लोरेशन, और ये कैरियर डेवलपमेंट की पहली स्टेज है। नेक्स्ट हमारे पास एस्टेब्लिशमेंट, कि अब जो आपकी जो एक्सपेक्टेशन है वो रियलिटी से मैच करती हैं या नहीं करती, ये जॉब पे जाके पता चल जाता है, ठीक है, आप अपने आप को स्टैब्लिश करते हैं। एट दिस स्टेज एन इंडिविजुअल एक्चुअली एक्सपीरियंसेस द वर्क कल्चर इन हिज फर्स्ट जॉब। अब इस स्टेज के अंदर जो इंडिविजुअल होता है वो अपना पहला जो काम का कल्चर है, सकाफत है, फर्स्ट जॉब के अंदर उसको एक्सपीरियंस करता है, उसका तजुर्बा करता है, ठीक है, पहली जॉब होती है, जॉब पे जाता है और तजुर्बा करता है कि रियलिटी है क्या और काम कैसे होता है। हेयर आर द एक्सपेक्टेशन एंड फैंटेसीज कम टू एन एंड एंड वन हैज़ टू फेस द रियलिटी ऑफ लाइफ। इस स्टेज पे जितनी भी उम्मीदें और जितने भी फंटेसीज, इमेजिनेशन, आपकी अनरियलिस्टिक बिलीव होते हैं वो एंड पे आ जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं, और आप रियलिटी देखते हो ज़िंदगी की, फेस करते हो कि हकीकत है क्या, जॉब इन्वायरमेंट होता है क्या, कितना प्रेशर होता है, कितना स्ट्रेस होता है, वो आप आके रियलाइज़ करते हैं, यहाँ पे फील करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं। दिस स्टेज कवर अबाउट द 10 ईयर फ्रॉम द 25 ईयर्स ऑफ एज। अब ये जो आपका जो स्टेज है स्टैब्लिशमेंट की, ये 25 साल से 10 साल आगे तक होती है, 35 ईयर्स तक, 25 से 35, मिड 20 से 25 से 35 तक ये स्टेज होती है कि आप नए नए जॉब होते हैं, आप फ्रेश ही होते हैं, आप मिस्टेक्स भी करेंगे और देखेंगे काम होता क्या है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज लर्निंग स्टेज, इसको सीखने की स्टेज भी कहा जाता है, वेयर इन द फ्रेशर लर्न्स अंडर द गाइडेंस ऑफ मेंटोर। इस स्टेज के अंदर जो फ्रेशर होता है, जो न्यू एम्प्लॉई होता है, वो किसी मेंटोर या किसी आप कह सकते हो कि टीचर या किसी एक्सपीरियंस शख्स के अंडर जो होता है वो काम कर रहा होता है, उससे गाइडेंस लेते उससे सीखता है। एट दिस स्टेज फ्रेशर कमिट्स मैनी मिस्टेक एंड ट्राई टू लर्न फ्रॉम दीज। इस स्टेज के अंदर आप बहुत सारी मिस्टेक्स भी करेंगे क्योंकि नए नए जॉब पे आए हैं और आपको सीखने को भी बहुत कुछ मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास स्टैब्लिशमेंट है, सेकंड स्टेज ऑफ कैरियर डेवलपमेंट है, जिसका दौरान अब 10 साल होगा, 25 ईयर से यानी कि 35 ईयर तक। नेक्स्ट हमारे पास आता है मिड कैरियर, आपके कैरियर का मिड आ गया, आप फ्रेश ही थे, 10 साल हो चुके हैं, अब मिड कैरियर स्टेज आपका आ चुका है। दिस स्टेज कवर्स द एज पीरियड ऑफ 35 टू 50 ईयर। 35 से 50 साल का जो दौरानिया होता है आपकी ज़िंदगी का, 15 साल का, उसको मिड कैरियर स्टेज कहते हैं। एट दिस स्टेज इंडिविजुअल इज नो लॉन्गर कंसिडर्ड टू बी फ्रेशर एंड हिज मिस्टेक या हर मिस्टेक आर टेकन सीरियसली बाय द सीनियर मैनेजमेंट। इस स्टेज के ऊपर, इस लेवल के ऊपर आपके कैरियर के इंडिविजुअल जो होता है, कोई भी फर्द जो होता है, उसकी जो मिस्टेक्स है उसको अब ऐसे इग्नोर नहीं कर दिया जाएगा, ठीक है, उसको फ्रेशर नहीं समझा जाता, इंडिविजुअल को उसकी मिस्टेक को सीरियस लिया जाता है और मैनेजमेंट जो है वो फिर मुश्किल स्टेप लेती है, पनिशमेंट करती है, जॉब से निकाल देती है। तो मिस्टेक्स को इग्नोर नहीं किया जाएगा स्टेज के ऊपर। हेयर employee must evaluate his current career position, i.e. whether he is advancing or has stabilized or has started to decline and look for the future career prospect। अब इस स्टेज के ऊपर एम्प्लॉय को इवेल्युएट करना चाहिए, अंदाज़ा लगाना चाहिए, जायज़ा करना चाहिए, एनालिसिस करना चाहिए अपने करंट कैरियर पोजीशन का कि उसको कैरियर की किस पोजीशन पे है, i.e. इन अ सेंस वेदर ही इज एडवांसिंग, क्या वो अपने कैरियर के आगे जा रहा है, और है स्टेबलाइज, क्या उसका कैरियर स्टेबल हो गया, जहाँ तक उसने जाना था वहाँ तक पहुँच गया, या वो शुरू जहाँ से स्टार्ट हुआ था उससे भी नीचे की तरफ जा रहा है, स्टार्टेड टू डिक्लाइन। तो उसको ये चीज़ें एवेल्युएट करनी पड़ेंगी। एंड लुक फॉर द फ्यूचर कैरियर प्रोस्पेक्ट, और फ्यूचर के अंदर अपने कैरियर के क्या इम्कानात हैं उनके बारे में भी उसको एवेल्युएशन जायज़ा करना पड़ेगा। एट दिस स्टेज एन इंडिविजुअल हैज़ टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन हिज कैरियर एंड हिज पर्सनल लाइफ, आई स्पाउस चिल्ड्रन। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेज है क्योंकि इस स्टेज के अंदर जो है इंडिविजुअल को अपनी मेंटेन करनी पड़ती है पर्सनल लाइफ भी और ऑफिस लाइफ भी। ड्यूरिंग 25 टू 35 उसकी मैरिज भी हो जाती है, फर्स्ट चाइल्ड भी बॉर्न हो जाता है, तो स्पाउस, लाइफ पार्टनर, चिल्ड्रन, बच्चों का ख्याल भी रखना है, उनका स्कूलिंग, उनकी अखराजात, और साथ साथ अपना कैरियर भी बनाना है। तो दोनों चीज़ों को बड़ा ही मेंटेन और बैलेंस करना पड़ता है उसको। तो ये मिड कैरियर स्टेज है हमारे पास, तीसरी स्टेज है कैरियर डेवलपमेंट की। नेक्स्ट हमारे पास है लेट कैरियर, आपके कैरियर का जो एंड स्टेज चल रहा है कि अब आप आई थिंक 50 टू 70 ईयर्स के होंगे और आपका एंड चल रहा होगा कैरियर का, ठीक है। दिस स्टेज कवर द एज पीरियड 50 टू 70। अब ये जो स्टेज है ये कवर करता है 50 साल से 70 साल का दौरानिया आपकी ज़िंदगी का होगा। और आजकल बड़ा मुश्किल होता है, लोग 50-60 साल की उम्र में ही नहीं सर्वाइव कर पाते,
तो 20 ईयर्स का ये दौरानिया है, ठीक है, और लेट करियर का दौरानिया। एट दिस स्टेज एन इंडिविजुअल रीच टू अ पर्टिकुलर पोजीशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की ऑन द बेसिस ऑफ हिज कैरियर ग्राफ विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय ग्रोथ और स्टैग्नेशन। अब इस एज के दौरान आप किसी खास पोजीशन पे पहुंच चुके होते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन की हिरार्की के अंदर, यानी कि दर्जाबंदी के अंदर। मे बी आप सेल्स पर्सन से स्टार्ट हुए थे, आज आप एरिया मैनेजर हैं, रीजनल मैनेजर हैं, या सीईओ ऑफ मार्केटिंग है, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो आप किसी खास पोजीशन पे पहुंच चुके होंगे अपनी ऑर्गेनाइजेशन की हिरार्की के अंदर अपनी कैरियर ग्राफ की बेस पे, जो कि या तो ग्रोथ हो रहा होगा या रुक गया होगा पहुंच के, ठीक है। If an individual grows even after mid career, then he is considered to be having present experience with the work. अगर मिड कैरियर के बाद भी, यानी कि 50 साल के बाद भी इंडिविजुअल जो है उसकी जो है कैरियर में ग्रोथ हो रही है, अभी भी वो ग्रो कर रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि उसका जो काम का एक्सपीरियंस है वो बड़ा प्रेजेंट है, बड़ा खुशगवार है कि अभी तक वो तरक्की कर रहा है। क्योंकि 50 ईयर तक आप एक पोजीशन पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे तरक्की नहीं हो पाती, आप रुक जाते हैं, तो इसी इसको लेट कैरियर कहा गया है। लेकिन उसके बावजूद कोई ग्रो कर रहा है, तो यानी कि उसका एक्सपीरियंस जो है बड़ा प्रेजेंट है काम के अंदर, वो अभी भी ग्रो कर रहा है। हेयर एन इंडिविजुअल बिकम द मेंटर एंड गाइड अदर थ्रू हिज एक्सपीरियंस। अब इस स्टेज के अंदर जो इंडिविजुअल होता है वो खुद मेंटोर बन जाता है, वो खुद गाइडेंस बन जाता है, दूसरों को गाइड करता है, रास्ता दिखाता है। क्योंकि 50 to 70 ईयर्स बड़ी अब ओल्ड एज है, तो या इस स्टेज पे आके आपकी ग्रोथ कम होती है, आप दूसरों को ग्रो करने में हेल्प कर रहे होते हैं, तो ये हमारा लेट कैरियर हो जाता है, चौथी स्टेज। लास्ट हमारे पास कैरियर डेवलपमेंट की स्टेज जो है वो है डिक्लाइन, ठीक है, कि अब आपको रिटायरमेंट लेनी पड़ेगी या काम छोड़ना पड़ेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दिस इज द लास्ट स्टेज ऑफ कैरियर डेवलपमेंट। एट दिस स्टेज इंडिविजुअल हैज टू स्टेप आउट ऑफ हिज वर्क और गेट अ रिटायरमेंट फ्रॉम हिज ऑफिशियल कमिटमेंट। अब आखिरी स्टेज है कैरियर डेवलपमेंट की, ठीक है। इस स्टेज के ऊपर इंडिविजुअल को होता है जो अपना काम छोड़ के आना होता है, या उसको रिटायरमेंट लेनी होती है अपने कमिटमेंट से, ऑफिशियल कमिटमेंट से, ठीक है, कि अब मुझे काम छोड़ के जाना है, एज मेरी ज़्यादा हो गई है, रिटायरमेंट का टाइम हो गया, तो उसको अपनी जॉब छोड़नी होती है। It is considered as one of the difficult stages as it is very hard for employee to leave the firm who are doing excellent even after their late career। ये बड़ा टफ स्टेज होती है, डिफिकल्ट मुश्किल स्टेज होती है किसी भी एम्प्लॉय के लिए, बड़ा हार्ड होता है कि वो जहाँ पे इतना अर्सा काम करता रहे और जहाँ पे वो बड़ा बेहतरीन काम कर रहा था, अब उसको अपने लेट करियर के बाद यहाँ से छोड़ के जाना पड़ता है, ठीक है, तो बड़ा मुश्किल स्टेज होती है। Thus, every individual passes through 5 stages of career development as they are moving या move along their life cycle। हर इंडिविजुअल को इन 5 स्टेजेस से गुजरना ही पड़ता है, चाहे वो रुक रुक के जा रहे हैं। किसी का कैरियर स्टेजेस बहुत छोटा हो सकता है, सेल्स मैनेजर से टेरिटरी मैनेजर बना, बस उसके लाइफ ही 50 साल 70 साल तक पहुंच गई, खत्म हो गया कैरियर। कुछ की कैरियर ग्रोथ ज़्यादा होती है, कुछ की नहीं होती, लेकिन ये 5 स्टेजेस हैं जिससे आपको गुजरना पड़ेगा अपने लाइफ साइकिल के अंदर। तो ये हमारे पास कैरियर डेवलपमेंट स्टेजेस या ट्रेडिशनल कैरियर स्टेजेस जो है वो टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाता है। स्लाइड्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और कोई भी क्वेश्चन टॉपिक से रिलेटेड हो आप हमसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़। Hello everyone, welcome to another lecture of Human Resource Management and today our topic is Career Choices and Preference, Holland Vocational Preference Model। आज के टॉपिक में हम देखेंगे कैरियर चॉइसेस एंड प्रेफरेंस कि कोई भी शख्स जब सोचता है कि अपना कैरियर बनाना है तो उसको चॉइस करना पड़ता है या प्रेफरेंस करना पड़ता है किस प्रोफेशन में वो अपना कैरियर बनाए। तो इसके लिए हम टॉपिक देखेंगे हॉलैंड वोकेशनल प्रेफरेंस मॉडल, ठीक है, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो हम टॉपिक आज का जो है वो स्टार्ट करते हैं। द बेस्ट कैरियर चॉइसेस या चॉइस ऑफर द बेस्ट मैच बिटवीन व्हाट यू वांट एंड व्हाट यू नीड। जो बेस्ट कैरियर होता है जो आप चुनते हैं वो ऑफर करता है एक बेहतरीन मैच बिटवीन व्हाट यू वांट एंड व्हाट यू नीड, कि आपकी ज़रूरियात क्या हैं और आप चाहते क्या हैं, उन दोनों के बीच में बेहतरीन मैच जो है वो ऑफ़र करता है जब आप एक बेहतरीन कैरियर चुनते हैं, अपनी एम्प्लॉयमेंट का सफ़र चुनते हैं। क्योंकि नीड और वांट में फ़र्क हो सकता है कि आपको भूख लगी है और आपके पास अवेलेबल है राइस, लेकिन आप खाना चाहते हैं पिज़्ज़ा, वो आपकी वांट है। लेकिन जब बेहतरीन कैरियर चॉइस होती है तो आपकी नीड और वांट के बीच में मैचिंग लेके आ जाती है। One of the most widely used approach to guide career choices is the Holland Vocational Preference Model, जो एक बहुत ज़्यादा वसी दर्जे पे इस्तेमाल होने वाली अप्रोच या तस्वुर है जो गाइड करती है कि हमें क्या कौन सा कैरियर चुनना चाहिए। वो हमारे पास है हॉलैंड वोकेशनल प्रेफरेंस मॉडल। हॉलैंड बेसिकली इनका पूरा नाम जॉन हॉलैंड था, ये एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने अपनी एक अप्रोच जाहिर की थी जो हेल्प करती है कैरियर को चुनने के लिए। यहाँ पे उन्होंने अपनी जो अप्रोच थी, जो एक मॉडल पेश किया था, उसका नाम था हॉलैंड वोकेशनल प्रेफरेंस मॉडल। वोकेशनल का वर्ड जो है ये एम्प्लॉयमेंट से आया है, ऑक्यूपेशन से आया है, रोज़गार से आया है। तो आप कौन सा रोज़गार प्रेफर करते हैं उसका जो मॉडल है वो हॉलैंड ने पेश किया था। आगे देख लेते हैं।
द होलैंड वोकेशनल प्रेफरेंस मॉडल आइडेंटिफाइज 6 वोकेशनल थीम: रियलिस्टिक, इन्वेस्टिगेटिव, आर्टिस्टिक, सोशल, इंटरप्राइजिंग एंड कन्वेंशनल। अब जो होलैंड वोकेशनल प्रेफरेंस मॉडल है, उन्होंने आइडेंटिफाई किए, तलाश किए 6 वोकेशनल थीम। 6 थीमें आप कह सकते हैं कि 6 तस्वुर जो थे एम्प्लॉयमेंट के, या 6 आप कह सकते हैं कि थीम जो है वो एम्प्लॉयमेंट के या ऑक्यूपेशन के, वो उन्होंने अपने मॉडल में आइडेंटिफाई किए। वो 6 मॉडल हैं: रियलिस्टिक, इन्वेस्टिगेटिव, आर्टिस्टिक, सोशल, एंटरप्राइजिंग एंड कन्वेंशनल। इनको हम आगे जाके डिफाइन करते हैं कि ये क्या है। एंड इंडिविजुअल ऑक्यूपेशनल पर्सनैलिटी इज एक्सप्रेस एज वन और एज सम कम्बिनेशन ऑफ दीज 6 थीम। अब जो इंडिविजुअल कोई भी शख्स जो है, उसकी जो ऑक्यूपेशनल पर्सनैलिटी होगी, काम करने की शख्सियत होगी, वो एक्सप्रेस करेगी इनमें से कोई एक थीम या बहुत सारी थीम का कम्बिनेशन, जो वो काम करता होगा। जो हॉलैंड ने अपने मॉडल में थीम पेश की हैं, उस काम में या तो एक थीम लाजमी होगी, या उसका जो काम होगा, उसका जो पेशा होगा, उसमें 2-3 थीमें जो हैं वो मिक्स होंगी। हम तमाम थीम्स को देखते हैं और इससे अंडरस्टैंड करेंगे कि कौन सी जॉब में कौन सी थीम जो है वो हमें नज़र आ सकती है। तो सबसे पहले रियलिस्टिक, पहली थीम, हकीकत पसंदाना या प्रैक्टिकल होना। जो लोग रियलिस्टिक होते हैं, हकीकत पसंदाना होते हैं या प्रैक्टिकल होते हैं, अब उनके लिए क्या जॉब होती है और वो किस तरह के होते हैं। रग्ड, रोबस्ट, प्रैक्टिकल, प्रेफर टू डील विद थिंग्स रेदर देन पीपल। ये जो अब रियलिस्टिक जो थीम है, इस तरह की जो चीज़ होती है, लोग होते हैं, ये रग्ड होते हैं, स्टोनी होते हैं, मजबूत होते हैं, रोबस्ट होते हैं, प्रैक्टिकल, अमली तौर पे काम करना पसंद करते हैं। प्रेफर टू डील विद थिंग्स रेदर देन पीपल, ये लोग जो होते हैं, जो इस पेशे में आते हैं, वो ज़्यादातर लोगों की जगह चीज़ों के साथ काम करना पसंद करते हैं, लाइक मशीन्स वगैरह, ठीक है, सोशल नहीं होते। तो इनका मैकेनिकल इंटरेस्ट होता है, मशीनों के साथ इनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। बेस्ट जॉब मैचेस आर एग्रीकल्चर, नेचर, एडवेंचर, मिलिट्री, मैकेनिकल। अब जो इस तरह के चीज़ों को पसंद करते हैं लोग, इस तरह के पेशों को पसंद करते हैं जहाँ पे प्रैक्टिकल वर्क हो, मशीन्स का वर्क हो, इनके लिए बेस्ट जॉब क्या है? या तो वो एग्रीकल्चर ज्वाइन कर लें, ठीक है, ज़राअत को, नेचर के बारे में जानें, ठीक है, बायो हो गई, बॉटनी हो गई, जोलॉजी हो गई, या फिजिक्स हो गई, ठीक है, नेचर के बारे में। एडवेंचरस होने चाहिए, इस तरह की जॉब्स की तरफ वो पसंद करते हैं जहाँ पे एक्सरसाइज वगैरह, फुटबॉल वगैरह ज़्यादा हो, जिसमें एडवेंचर ज़्यादा हो, या मिलिट्री, मैकेनिकल, इन तरह के कामों में इनकी दिलचस्पी ज़्यादा होगी। तो ये एक थीम है, जो लोग रियलिस्टिक होते हैं वो इस तरह की जॉब्स करते हैं। नेक्स्ट जो थीम है वो है इन्वेस्टिगेटिव थीम। एक्सप्लोर, एग्जामिन, चीज़ों को तलाश करने का शौक होता है, ठीक है, तफ्तीशी लोग होते हैं, एग्जामिन करने का, इन्वेस्टिगेशन करने का शौक होता है। साइंटिफिक, टास्क ओरिएंटेड, प्रेफर टू थिंक थ्रू प्रॉब्लम रेदर देन टू एक्ट ऑन देम। नॉट हाईली पर्सन ओरिएंटेड, एंजॉय एम्बिग्यूटी और डाउटफुलनेस और अनसर्टेनिटी। अब साइंटिफिक, ठीक है, हर चीज़ में साइंस ढूंढना। टास्क ओरिएंटेड, हर काम को एक टास्क बना के चलना, एक जॉब बना के चलना। प्रेफर टू थिंक थ्रू प्रॉब्लम रेदर देन टू एक्ट ऑन देम, प्रॉब्लम को लेके सोचते हैं, ना कि पहले एक्ट कर देते हैं, ठीक है, प्रॉब्लम के सोचते हैं, उसका सोल्यूशन निकालते हैं, डायरेक्ट एक्ट नहीं कर देते। नॉट हाईली पर्सन ओरिएंटेड, लोगों से ज़्यादा बातचीत करना पसंद नहीं करते, ठीक है, पर्सन सोशल नहीं होते। और इनको एम्बिग्यूटी का बड़ा पसंद होती है, यानी कि जिन बातों पे गैर यकीनी हो, डाउटफुल हो, शक हो, इन चीज़ों में ये बड़ा दिलचस्पी लेते हैं। अब क्रॉसपॉन्डिंग जॉब्स आर साइंस, मैथमेटिक्स, मेडिकल साइंस, मेडिकल सर्विस। अब इनसे रिलेटेड, इनसे ताल्लुक़ रखने वाली जॉब कौन कौन सी हो सकती है जिसकी थीम ऐसी हो, ठीक है, वो साइंस हो सकती है, मैथमेटिक्स हो सकती है, मेडिकल साइंस हो सकती है जिसमें मुख्तलिफ तरह के एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं अद्वियात के लिए, मेडिसिन के लिए, या मेडिकल सर्विस वगैरह हो सकती है। तो जिसकी थीम, जिसको इस तरह की चीज़ें पसंद होंगी, जिस शख्स को इस तरह की थीम पसंद होगी, तो वो इस तरह की जॉब करना पसंद करेगा। मैथमेटिक्स के फार्मूले निकालना बड़ा टफ होता है, सोल्यूशन करना बड़ा मुश्किल होता है, तो वो इस फील्ड को चुनते हैं, स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स को। नेक्स्ट थीम जो है वो है आर्टिस्टिक, फन कराना, ठीक है, एंजॉय क्रिएटिव सेल्फ एक्सप्रेशन, डिसलाइक हाईली स्ट्रक्चर सिचुएशन, सेंसिटिव, इमोशनल, इंडिपेंडेंट, ओरिजिनल। क्रॉसपॉन्डिंग जॉब्स आर म्यूजिक, ड्रामेटिक, आर्ट, राइटिंग। इंजॉय करते हैं सेल्फ एक्सप्रेशन, तख्लीकी, अपने आप को जाहिर करना बड़ा पसंद करते हैं, ठीक है। डिसलाइक हाईली स्ट्रक्चर सिचुएशन, ऐसा ढांचा जो बहुत ही मजबूत बना हो, जिसमें रूल्स रेगुलेशन बहुत ज़्यादा हो, उसको ये पसंद नहीं करते। सेंसिटिव होते हैं, हर बात को गहराई से सोचते हैं। इमोशनल, जज्बाती बहुत ज़्यादा होते हैं। इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है, किसी पर डिपेंड नहीं करते। ओरिजिनल होते हैं। अब इस थीम से रिलेटेड, यानी कि जिन लोगों को ये चीज़ें पसंद आती हैं,
अपने आप को एक्सप्रेस करना, कोई रूल्स रेगुलेशन ज़्यादा ना होना, सेंसिटिव होना, जो लोग इमोशनल होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। अब इनसे रिलेटेड जॉब क्या है? म्यूज़िक, ठीक है, ओरिजिनल म्यूज़िक बनाना, ठीक है, ड्रामेटिक, ठीक है, ड्रामा या थिएटर करना, आर्ट, पेंटिंग वगैरह, ठीक है, कोई भी आर्ट हो जाए उस हिसाब से काम करना, राइटिंग, लिखने का काम करना, बुक्स वगैरह लिखना। तो ये एक आर्टिस्टिक थीम हमारे पास आ जाती है कि आप इसमें भी अपना कैरियर चुन सकते हैं अगर आपको ये चीज़ें पसंद हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ, सोशल, समाजी, बातचीत करने का बहुत शौक है, लोगों से गपशप लगाने का बहुत शौक है। कंसर्न विद द वेलफेयर ऑफ अदर, दूसरों के लिए भलाई सोचना हमेशा। इंजॉय डेवलपिंग एंड टीचिंग अदर, दूसरों के लिए बेहतरी करना, उनको हमेशा सिखाने की कोशिश करते हैं। गुड इन ग्रुप सेटिंग, ग्रुप्स में बैठना बड़ा पसंद करते हैं, बातचीत कर लेते हैं। एक्स्ट्रावर्टेड, चेयरफुल, पॉपुलर, जाहिर प्रस्त होते हैं, लोगों से खुल मिल के बात करते हैं, हर बात अपनी जाहिर करते हैं। चेयरफुल होते हैं, खुश मिजाज होते हैं, पॉपुलर, बड़े फेमस होते हैं। अब इस तरह के जो लोग होते हैं उसके क्रॉसपोंडिंग जॉब्स आर टीचिंग, वो पढ़ाना पसंद करते हैं क्योंकि वो स्टूडेंट्स के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं अच्छे से। सोशल सर्विस, समाजी काम कर सकते हैं, एनजीओ वगैरह जैसे होते हैं। एथलेटिक्स, ठीक है, एथलेटिक्स हो सकते हैं, कोई भी गेम्स वगैरह के अंदर हिस्सा ले सकते हैं जो फिजिकल होती हैं। डोमेस्टिक आर्ट, ठीक है, रिलीजियस एक्टिविटीज़, डोमेस्टिक आर्ट के अंदर जो हमारी लोकल आर्ट्स हैं उसमें हिस्सा लेते हैं, और रिलीजियस एक्टिविटीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा हिस्सा लेते हैं, तबलीग करने के लिए, प्रीच करने के लिए बड़ा हिस्सा लेते हैं, क्योंकि लोगों को कायल कर सकते हैं, ग्रुप में बैठना बड़ा पसंद होता है, ठीक है, लोगों की फलाह बहबूदी के लिए काम करते हैं। तो जिनमें ये करेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो ये वाली जॉब करना पसंद करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इंटरप्राइजिंग, कारोबारी लोग, नया कारोबार स्टार्ट करने वाले लोग। गुड फैसिलिटी विद वर्ड्स, बातचीत से बड़ी इनको सहूलत मिलती है, आराम से बातचीत कर लेते हैं। प्रेफर सेलिंग और लीडिंग, बेचना बहुत पसंद करते हैं, लीड करना बड़ा पसंद करते हैं ग्रुप को, ठीक है। एनर्जेटिक होते हैं, हर वक्त एनर्जी होती है, ठीक है। एक्सट्रोवर्टेड, वहीं जो हमने लास्ट टाइम में देखी सोशल में, जाहिर परस्त होते हैं, अपनी बात मनवाना जानते हैं, एडवेंचरस होते हैं, इंजॉय करते हैं परसुएशन, दूसरों को कायल करना, अपनी बात मनवाना बड़ा पसंद होता है इनको। अब क्रॉसपोंडिंग जॉब्स आर पब्लिक स्पीकिंग, ठीक है, लॉ, पॉलिटिक्स, मर्चेंडाइजिंग, सेल्स, बिजनेस मैनेजमेंट। पब्लिक स्पीकर बन सकते हैं, किसी कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव बन सकते हैं, अपनी बात रखवाने के लिए लॉ, पॉलिटिक्स ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, कानून ज्वाइन कर सकते हैं, वकील बन सकते हैं, जज बन सकते हैं, या पॉलिटिक्स में आ सकते हैं, लोगों को अपनी बात मनवा सकते हैं। मर्चेंडाइजिंग, कारोबार कर सकते हैं, खरीदने बेचने का। सेल्स और बिजनेस मैनेजमेंट, कारोबार संभाल सकते हैं, सेल्स का काम कर सकते हैं। तो ये हमारे पास पांचवी थीम है अपनी, जिसमें ये जॉब हमारे पास अवेलेबल है। लास्ट है कन्वेंशनल, रवायती, ठीक है, ट्रेडिशनल। प्रेफर ऑर्डर्ड, ऐसे लोग जिनको ऑर्डर तरतीब बड़ी पसंद होती है, हर चीज़ बैलेंस होनी चाहिए, ठीक है। न्यूमेरिकल वर्क बड़ा पसंद होता है, ठीक है। इंजॉय लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में काम करना अच्छा लगता है। स्टेबल, स्टेबल रहते हैं और दूसरों पर डिपेंड भी करते हैं, ठीक है। क्रॉसपोंडिंग जॉब इज ऑफिस प्रैक्टिस, इनके लिए ऑफिस में जॉब करना वही ठीक रह जाता है, ये कन्वेंशनल है। तो ये बेसिकली हॉलैंड वोकेशनल प्रेफरेंस मॉडल है, जिसमें 6 थीम बताई गई, और उसके हिसाब से आपने क्या कैरियर चॉइस करना है इसमें आपको हेल्प मिल जाएगी। आपको ये तमाम थीम्स देख के कि आप किस थीम के साथ, आपका माइंडसेट, आपकी पर्सनैलिटी जो है वो मैच करती है, फिर आपको कौन सी जॉब करनी चाहिए। तो यहाँ पे हमारा कैरियर चॉइसेस एंड प्रेफरेंस थ्रू हॉलैंड वोकेशनल प्रेफरेंस मॉडल जो है वो कंप्लीट हो जाता है। स्लाइड्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और कोई भी क्वेश्चन टॉपिक से रिलेटेड हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़। Hello everyone, welcome to another lecture of Human Resource Management, and today our topic is the Myers-Briggs Topologies। ये बेसिकली चैप्टर नंबर 9 है, मैनेजिंग कैरियर्स, और आज का हमारा टॉपिक है द मायर-ब्रिग्स टोपोलॉजी। ये है क्या, ये टॉपिक क्या है, हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। द मायर-ब्रिग्स टोपोलॉजी, ओवर द ईयर्स रिसर्चर हैव अटेम्प्टेड टू आइडेंटिफाई दोज ट्रेट दैट बेस्ट डिस्क्राइब पर्सनैलिटी। ओवर द ईयर, साल गुजरते गुजरते, ठीक है, और वक्त गुजरते गुजरते, रिसर्चर्स हैव अटेम्प्टेड टू आइडेंटिफाई दोज ट्रेट, रिसर्चर्स जो हैं उन्होंने कोशिश की है कि वो मालूम कर सके दोज ट्रेट, वो खसूसियात, इंसानों की जो खसूसियात होती हैं, एट्रीब्यूट्स या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उनको आइडेंटिफाई कर सके, उनको पता लगा सके, डेट बेस्ट डिस्क्राइब पर्सनैलिटी, जो किसी भी शख्स की पर्सनैलिटी को बेहतर तरीके से बयान करे, डिस्क्राइब करे, ठीक है, किसी भी इंसान की शख्सियत को बेहतरीन तरीके से डिस्क्राइब करे, डिफ़ाइन करे। रिसर्चर्स जो हैं ओवर द ईयर उन खसूसियात को, उन ट्रेड्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। द टू मोस्ट वेल नोन अप्रोचेज आर द मायर-ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर इन द बिग 5 मॉडल। दो बहुत जो वेल नोन अप्रोचेज हैं, नुक्ता नज़र हैं, नज़रिए जो हैं, जो हमें पता लगाते हैं
उन खसूसियात के बारे में जो कि किसी इंसान की पर्सनैलिटी को बताता है, वो हमारे पास है मेयर ब्रिग्स टाइप्स इंडिकेटर MBTI एंड द बिग 5 मॉडल। ये दोनों मॉडल जो हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में पढ़ाए जाते हैं, ठीक है, ताकि ऑर्गेनाइजेशन का बिहेवियर जो है, जो स्ट्रक्चर जो है, जो तौर तरीके हैं, रूल्स पॉलिसीज़ हैं, उनको बेहतर किया जा सके इंसान की पर्सनैलिटी को जानकर, ठीक है। तो ये दोनों जो अप्रोचेज़ हैं वहाँ पे डिटेल में बताई जाती हैं। और हमारा जो टॉपिक है वो है द मायर ब्रिग्स टोपोलॉजी। तो हम मायर ब्रिग्स टोपोलॉजी का मतलब होता है ऑर्गेनाइज करना, क्लासिफिकेशन करना। तो हम इसमें मायर ब्रिग्स का जो वर्ड है बेसिकली ये मदर एंड डॉटर थे, उन्होंने अपनी थ्योरी पेश की थी बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट की पर्सनैलिटी की थ्योरी को स्टडी करके। बेसिकली जो मायर ब्रिग्स फैमिली है, इनकी जो मदर थी अपनी बेटी के लिए एक दामाद ढूंढ रही थी, सन इन लॉ। तो उसकी पर्सनैलिटी जो थी दूसरों से अलग थी। तो जब उन्होंने उससे बातचीत की, उसको ऑब्ज़र्व किया, तो उनको उसकी पर्सनैलिटी काफ़ी डिफरेंट लगी। तो उसको देखते हुए उन्होंने पर्सनैलिटी के बारे में स्टडी की और अपना एक अप्रोच, नज़रिया पेश किया, द मायर ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर, जो यहाँ पे मायर ब्रिग्स टोपोलॉजी के नाम से हमें दिया गया है। तो ये है क्या, इसमें क्या क्या खसूसियात दिखाई गई हैं, क्या ट्रेट्स दिखाई गई हैं जो इंसान की पर्सनैलिटी को बताएगा, और उसके हिसाब से उसको जॉब करनी चाहिए, उसके बारे में हमें पता चलता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं मायर ब्रिग्स टोपोलॉजी। इंडिविजुअल आर क्लासिफाइड इन 4 कैटेगरीज। इंडिविजुअल को लोगों को 4 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है, डिवाइड कर दिया गया है। नंबर 1 कैटेगरी है एक्स्ट्रावर्जन और इंट्रोवर्जन। इनको हम देखेंगे ये आगे क्या है, और इनको डोनेट किया गया ई और आई से। सेकंड हमारे पास जो कैटेगरी है वो है सेंसिंग और इंट्यूशन। सेंसिंग को एस से और इंट्यूशन को एन से डिफाइन किया गया। नेक्स्ट है थिंकिंग और फीलिंग, ये कैटेगरी है। थिंकिंग को टी से और फीलिंग को एफ से डिफाइन किया गया है हमारे पास यहाँ पे। एंड जजिंग और परसीविंग, जे और पी। ये जो टाइप, ये जो क्लासिफिकेशन की गई है कैटेगरीज में इंडिविजुअल की, इनको हम 1 बाय 1 आगे जाके देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है एक्स्ट्रावर्जन वर्सेस इंट्रोवर्जन। ये दो खसूसियात हैं जो इंसान की पर्सनैलिटी के बारे में बताते हैं। और जब इंसान को अपनी पर्सनैलिटी पता चल जाए तो उसको पता होना चाहिए कि उसको कौन सी जॉब करनी चाहिए, जो हम लास्ट मॉडल में हॉलैंड में देख चुके हैं, ठीक है। इंडिविजुअल शोइंग अ प्रेफरेंस फॉर एक्स्ट्रावर्जन आर आउटगोइंग, सोशल एंड एक्सल्टिव। दे नीड अ वर्क एनवायरनमेंट दैट इज वेरिड एंड एक्शन ओरिएंटेड एंड लेट देम बी विद अदर्स एंड दैट गिव्स देम वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंस। इंडिविजुअल वो शख्स या वो लोग जो शो करते हैं प्रेफरेंस फॉर एक्स्ट्रावर्जन, उनकी पर्सनैलिटी एक्स्ट्रावर्जन जो शो करती है, बेसिकली वो लोग क्या होते हैं, वो लोग आउटगोइंग होते हैं। एक्स्ट्रोवर्ट जिसको कहा जाता है कि यार ये बड़ा बातूनी है, बातचीत करने वाला है। तो जो शख्स एक्स्ट्रोवर्ट होगा वो बड़ा ज़्यादा आउटगोइंग होगा, बाहर घूमने फिरने वाला होगा, सोशल होगा, समाजी होगा, एंड असर्टिव, अपनी बात मनवानी उसको आती होगी, ठीक है, ज़ोर ज़बरदस्ती करके अपनी बात कहता होगा। दे नीड अ वर्क इन्वायरमेंट दैट इज़ वेरी एक्शन ओरिएंटेड। ये ऐसा काम का माहौल चाहते हैं जो मुख्तलिफ लोगों से भरा हुआ हो, ठीक है, जो वेरिड हो, ठीक है, जिसमें बहुत सारी डाइवर्सिटी हो। एंड एक्शन ओरिएंटेड, उसमें काम करने का अपॉर्चुनिटी भी ज़्यादा होनी चाहिए। डैट लेट देम बी विद अदर, जो उनको दूसरों के साथ मेल जोल का मौका भी दे। एंड गिव्स देम अ वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंस, और उनको बहुत ज़्यादा तजुर्बा भी मिले। तो ये जो खसूसियात होती हैं ये एक्स्ट्रा वर्जन में होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इंट्रोवर्जन को देख लेते हैं। इंडिविजुअल शोइंग द प्रेफरेंस फॉर इंट्रोवर्जन आर क्वाइट एंड शाय। वो इंडिविजुअल जो कि प्रेफर करते हैं इंट्रोवर्जन को, यानी कि वो अपने आप तक रहना पसंद करते हैं, मेल जोल नहीं करते, वो ज़्यादातर क्वाइट होते हैं, खामोश रहते हैं और शाय होते हैं, हर चीज़ से घबराते हैं और शर्मिंदा होते हैं, ज़्यादा बात वगैरह नहीं करते। They focus on understanding and prefer a work environment that is quiet and concentrated and let them be alone. अब ये जो लोग होते हैं ये फोकस करते हैं उस वर्क इन्वायरमेंट को, प्रेफर करते हैं उस वर्क इन्वायरमेंट को जहाँ पे खामोशी हो और फोकस करके कॉन्सेंट्रेट करके काम किया जाए, जहाँ पे इनको अलहदा अकेला छोड़ दिया जाए। अब आप खुद देख सकते हैं कि एक्स्ट्रा वर्जन बातूनी होते हैं, ये लोग टीचर्स बन सकते हैं, ये सेल्स में आ सकते हैं, मार्केटर बन सकते हैं, रिप्रेजेंटेटिव बन सकते हैं। और जो इंट्रोवर्जन होते हैं ये वो लोग होते हैं जो अकाउंट्स का काम कर सकते हैं, आईटी का काम कर सकते हैं, खामोशी से बैठ के अपना काम करते रहे। तो ये पर्सनैलिटी, ये ट्रेड्स हमें पर्सनैलिटी बताती है, फिर बताते हैं कि किस तरह का जॉब इन्वायरमेंट ये लोग पसंद करते हैं। तो ये हमारे पास एक हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है सेंसिंग वर्सेस इंट्यूशन, ठीक है। मायर ब्रिग्स की जो क्लासीफाई की थी उसमें सेकंड जो कैटेगरी थी वो थी सेंसिंग वर्सेस इंट्यूशन। दोनों के बारे में देख लेते हैं कि क्या होता है। सेंसिंग को वैसे उर्दू में कहते हैं एहसास करने वाला,
हर चीज़ को ज़्यादा सेंस करने वाला, और इंट्यूशन कहते हैं इल्हाम को, सिक्स सेंस यूज़ करने वाला, प्रिडिक्ट करके चीज़ों को उस तरह से चलने वाला। सेंसिंग टाइप आर प्रैक्टिकल एंड प्रेफर रूटीन एंड ऑर्डर। सेंसिंग टाइप जो पीपल होते हैं वो प्रैक्टिकल होते हैं, ठीक है, वो एक्सपेरिमेंटल काम करना पसंद करते हैं, बातूनी नहीं होते, और प्रेफर रूटीन एंड ऑर्डर, और अपने काम में रूटीन और तरतीब जो है उसको पसंद करते हैं कि हर चीज़ तरतीब में होनी चाहिए, बिखरी हुई डाइवर्सिटी वगैरह नहीं होना चाहिए। दे डिसलाइक न्यू प्रॉब्लम अनलेस दे आर स्टैंडर्ड वेज टू सॉल्व देम। ये नए प्रॉब्लम्स को, चीज़ें अगर मुख्तलिफ हो जाए तो उनको पसंद नहीं करते अनटिल उनको सॉल्व करने का पहले से एक मेयार, एक तरीकाकार बना हो, अदरवाइज इनको नई प्रॉब्लम नहीं पसंद। ये कहते हैं जो रूटीन में काम है हमने बस वही करना है, ठीक है। हैव अ हाई नीड फॉर क्लोजर, शो पेशेंस विद रूटीन डिटेल। इनको हर काम जल्दी ख़त्म करने का बड़ा शौक होता है कि क्लोजर कर दिया जाए, काम को फटाफट बंद कर दिया जाए पूरा करके। ये पेशेंस दिखाते हैं रूटीन डिटेल के साथ, जो रूटीन का काम है उसके साथ ये पेशेंस दिखाते हैं। एंड टेंड टू बी गुड एट प्रिसाइज वर्क, और प्रिसाइज जो एक प्रिसाइज आपको काम बता दिया जाए, टू द पॉइंट होना चाहिए, उसी को करना ये ज़्यादा पसंद करते हैं। ये होते हैं सेंसिंग टाइप पीपल, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ऑन द अदर हैंड इंट्यूशन टाइप रिलाई ऑन अनकॉन्शियस प्रोसेस एंड लुक एट द बिग पिक्चर। ये अनकॉन्शियस प्रोसेस पे बड़ा बिलीव करते हैं, उस पर रिलाई करते हैं, यानी कि मैं वही कह रहा हूँ, इल्हाम, प्रिडिक्ट करना, सिक्स सेंस यूज़ करना, तुक्के लगाना, ठीक है, इस तरह की चीज़ों पे बहुत ज़्यादा अमल करते हैं, अनकॉन्शियस प्रोसेस पे। और ये बड़ी पिक्चर देखते हैं, इमेजिनेटिव होते हैं, ठीक है, फंटेसी देखते हैं, तो इस तरह की इनकी पिक्चर जो होती है काफ़ी बड़ी होती है। They are individual who like to solve new problem, dislike doing the same thing over and over again, jump to conclusion, are impatient with routine detail and dislike taking time for precision। ये वो इंडिविजुअल जो है इनको नए प्रॉब्लम सोल्व करने का बड़ा शौक होता है, ये एक जैसे काम करना इनको पसंद नहीं होता, ठीक है। हु लाइक सॉल्विंग न्यू प्रॉब्लम, डिसलाइक डूइंग द सेम थिंग ओवर एंड ओवर अगेन, ये बार बार एक ही काम करना पसंद नहीं करते, कंक्लूजन की तरफ जल्दी उतर जाते हैं, इम्पेशेंट होते हैं, ठीक है, और प्रिसीशन को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, ठीक है, टू द पॉइंट डिटेल, ज़्यादा डिटेल नहीं चाहिए, ये अनकॉन्शियस प्रोसेस पे चलते हुए काम करना पसंद करते हैं, इनको रूटीन के काम बिल्कुल भी पसंद नहीं आते, ठीक है। तो इन जैसी पर्सनैलिटी जो होती है फिर उनको अपने हिसाब से काम देखना चाहिए कि क्या काम उनके लिए बेहतर है। तो हमने दिखा दिया कि किस किस तरह के ये काम पसंद करते हैं और नहीं करते। नेक्स्ट हमारे पास है थिंकिंग वर्सेस फीलिंग। सोच समझ के काम करने वाले, जज्बात के साथ, इमोशंस के साथ काम करने वाले, ठीक है। थिंकिंग टाइप्स यूज रीजन एंड लॉजिक टू हैंडल प्रॉब्लम। जो थिंकिंग टाइप पीपल होते हैं जिनमें ये बस ट्रेट्स ज़्यादा होती है सोच समझ की, ये लोग रीज़न ढूंढते हैं, वजह ढूंढते हैं, लॉजिक ढूंढते हैं हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। दे आर अनइमोशनल एंड अनइंटरेस्टेड इन पीपल फीलिंग, लाइक एनालिसिस एंड पुटिंग देम इनटू लॉजिकल ऑर्डर, मे सीम हार्ड हार्टेड एंड टेंड टू रिलेट वेल ओनली टू अदर थिंकिंग टाइप। दे ये जो होते हैं ये अनइमोशनल होते हैं, जज्बाती लोग नहीं होते, ठीक है, और लोगों की जज्बात के साथ ज़्यादा दिलचस्पी भी नहीं लेते, इनको अपने काम से काम होता है। ये चीज़ों का तज्जिया, एनालिसिस, जायज़ा करना पसंद करते हैं, चीज़ों को पुटिंग थिंग इनटू लॉजिकल ऑर्डर, लॉजिकल ऑर्डर में रखना पसंद करते हैं, एहसासात और इमोशंस के चक्कर में नहीं पड़ते। लगता ऐसे है कि ये हार्ड हार्टेड है, इनका दिल जो है वो पत्थर का बना हुआ है, और ये मोस्टली उन्हीं लोगों के साथ बातचीत करना पसंद करते हैं या उन्हीं के साथ इनके रिलेशन अच्छे होते हैं जो थिंकिंग टाइप्स होते हैं। लोगों को यही फील हो रहा होता है। बेसिकली ये प्रैक्टिकल होते हैं, रीज़न ढूंढते हैं, जज्बात के साथ काम नहीं करते, रीज़न और लॉजिक के साथ काम करते हैं, ठीक है। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट जो है इसी कैटेगरी के अंदर जो एक और है वो है फीलिंग। फीलिंग टाइप रिलाई ऑन देयर पर्सनल वैल्यू एंड इमोशन। ये अपनी पर्सनल वैल्यू यानी कि जिन बातों पे ये यकीन करते हैं, ठीक है, ये उन पे चलते हैं और अपने जज्बात के हिसाब से चलते हैं, ठीक है। यानी कि जो इनके हर किसी के अपने बिलीव होते हैं, ठीक है, और जो हमारी फैमिली वैल्यूज़ से आती हैं, ठीक है, हमारे नॉर्म्स से बनती हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे यहाँ अपनी बड़ी वैल्यूज़ होती हैं, मुख्तलिफ रस्में बना दी जाती हैं जिनको ये मानते हैं, ठीक है, तो उन्हीं हिसाब से चलते हैं। दे आर अवेयर ऑफ अदर पीपल एंड देयर फीलिंग। दूसरे लोगों की फीलिंग्स के बारे में भी समझते हैं और अपनी फीलिंग्स के बारे में भी ये अच्छे से जानते होते हैं। लाइक हारमोनी, नीड ओकेजनल प्रेज, डिसलाइक टेलिंग पीपल अनप्लेजेंट थिंग। इनको जो हारमोनी है, हमदर्दी, मेल जोल इनको बड़ी पसंद है, ठीक है। नीड ओकेजनल प्रेयर, इनको तारीफ़ करना पसंद होता है मौके मौके पर। डिसलाइक टेलिंग पीपल अनप्लेजेंट थिंग, ये लोगों को बुरी बातें बताना पसंद नहीं करते जिनसे दिल, चाहे वो सच हो, अगर उससे दिल दुखेगा तो वो नहीं बताएंगे, ठीक है। टेंड टू बी सिंपैथेटिक, लोगों के साथ हमदर्दी बहुत दिखाते हैं, ठीक है। एंड रिलेट वेल टू द मोस्ट पीपल, दूसरों के साथ बड़े अच्छे तरीके से ताल्लुकात बना लेते हैं क्योंकि उनके साथ और जज्बात को समझते हैं। तो ये इस तरह के लोग होते हैं इमोशनल टाइप। तो इन इस तरह के लोगों को क्या काम करना चाहिए और थिंकिंग टाइप के लोगों को क्या काम करना चाहिए, अब तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अब जैसे कि ऑडिटर्स होते हैं जो दूसरे ऑडिट करते हैं हर चीज़ के बारे में,
कि लोगों को नौकरी कैसे मिल रही है, जायज़ मिल रही है नाजायज़ मिल रही है, लोगों को कॉन्ट्रैक्ट कैसे मिल रहा है, ठीक मिल रहा है या ठीक नहीं मिल रहा है। इन लोगों को रीज़नेबल और लॉजिकल होना चाहिए हर बात के बारे में। फीलिंग्स वाले लोग ऑडिट का काम सही नहीं कर सकते कि यार मुझे तो ये ठीक लगता है, इतने प्यार से बात कर रही है तो ऐसा गलत काम नहीं कर सकता। नहीं, इस काम के लिए थिंकिंग वाले लोग ठीक है, जो लॉजिक और रीज़न ढूंढते हैं। तो ये हमारे पास एक कैटेगरी है मेयर ब्रिक्स टाइपोलॉजी की, थिंकिंग वर्सेस फीलिंग। लास्ट हमारे पास आ जाती है जजिंग वर्सेस परसीविंग। अब इसका क्या है, हम दोनों के बारे में देख लेते हैं। जजिंग टाइप्स दूसरों को जज करने वाले, नुक्ताचीनी करने वाले, उन पर बात करने वाले, अपना राय देने वाले हर चीज़ के ऊपर, ये लोग होते हैं। जजिंग टाइप्स वांट कंट्रोल एंड प्रेफर देयर वर्ल्ड टू बी ऑर्डर्ड एंड स्ट्रक्चर्ड। जजिंग टाइप जो होते हैं ये चाहते हैं कि ये कंट्रोल करें अपनी दुनिया को, ये वो दुनिया पसंद करते हैं जो तरतीब में हो, जिसका पूरा ढांचा बना हुआ हो। दे आर गुड प्लानर, डिसाइसिव, पर्पसफुल एंड एक्सेप्टिंग। दे गुड प्लानर होते हैं, बड़ा ज़बरदस्त सोचते हैं, डिसाइसिव होते हैं, ठीक है, अपने मामलात खुद ही तय कर लेते हैं, दूसरों को बताए बगैर भी कर देते हैं बाज़ औक़ात। पर्पसफुल होते हैं, हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई मकसद भी इनका होता है, और ये एग्जैक्टिंग होते हैं, हर बात एग्जैक्ट करते हैं। दे फोकस ऑन कंप्लीटिंग अ टास्क, मेक डिसीजन क्विकली एंड वांट ओनली इन्फॉर्मेशन नेसेसरी टू गेट द टास्क डन। ये वो फोकस करते हैं ऑन कंप्लीटिंग टास्क, अपना काम पूरा करने में, जल्दी से डिसीजन बना लेते हैं फ़ौरन ही किसी चीज़ के बारे में। एंड वांट ओनली इन्फॉर्मेशन नेसेसरी टू गेट टास्क डन, ये वही इन्फॉर्मेशन लेना पसंद करते हैं जो टास्क कंप्लीट करने के काम आए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है परसीविंग टाइप ऑफ फ्लेक्सिबल एंड स्पॉन्टेनियस। परसीविंग टाइप जो होते हैं ये फ्लेक्सिबल होते हैं, लचकदार होते हैं, और ये स्पॉन्टेनियस होते हैं। अचानक से जब कोई काम आ जाए ये उसको फ़ौरन कर देते हैं, ठीक है, ये उस तरह के लोग होते हैं। दे आर क्यूरियस, अडेप्टिंग एंड टॉलरेंट, ये क्यूरियस होते हैं, हर चीज़ के बारे में तजस्सुस करते हैं कि ये ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों है। ये साइंस के बारे में बड़ी बात करते हैं कि सन ऐसा क्यों है, इतना डिस्टेंस क्यों है, इस तरह की चीज़ें होती हैं। इनको हर चीज़ के बारे में क्यूरियस होता है। गर्मियों में गर्मी क्यों होती है, सर्दियों में सर्दी क्यों होती है, घास का रंग सब्ज़ क्यों होता है, ठीक है। अडेप्टेबल, चीज़ों को अडेप्ट करते हैं और टॉलरेंट करते हैं और बर्दाश्त भी करते हैं। दे फोकस ऑन स्टार्टिंग अ टास्क, पोस्टपोन डिसीजन एंड वांट टू फाइंड आउट ऑल अबाउट टास्क बिफोर स्टार्टिंग इट। ये टास्क को करने में स्टार्ट तो कर देते हैं, लेकिन ये डिसीजन को पोस्टपोन भी कर देते हैं। टास्क स्टार्ट करने से पहले ये तमाम इन्फॉर्मेशन चाहते हैं उसके बारे में कि ये है क्या, ठीक है। तो ये परसीवर होते हैं, जो जिनको बड़ी क्यूरियोसिटी होती है हर चीज़ के बारे में, कि इनको हर चीज़ पता होनी चाहिए, तब भी ये काम ठीक तरीके से कर पाते हैं। तो ये हमारे पास परसीविंग टाइप कैटेगरी हो गई। तो ये चार कैटेगरी मेयर ब्रिक्स टाइपोलॉजी की कंप्लीट हो जाती है, जो हमें इंसान की पर्सनैलिटी के बारे में बताती है कि वो कैसी है, फिर कौन सा काम उसके लिए ठीक रहेगा, ये उसके बारे में डिफाइन करती है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक था, इसलिए डिटेल में बताया गया है, और थोड़ा सा उर्दू का इस्तेमाल भी ज़्यादा किया गया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। स्लाइड्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और कोई भी क्वेश्चन हो टॉपिक से रिलेटेड आप हमसे पूछ सकते हैं। और डिटेल में अगर आपने जाना हो तो आप ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की प्लेलिस्ट में भी जाके वहाँ से भी ये टॉपिक देख सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़। Hello everyone, welcome to another lecture of Human Resource Management, and today our topic is taking responsibility for building your career. बेसिकली ये चैप्टर नंबर 9 है हमारे पास, मैनेजिंग कैरियर HRM का, और हमारा टॉपिक है टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर बिल्डिंग योर कैरियर, कि खुद जिम्मेदारी उठाएं अपने कैरियर को बनाने की, ठीक है। कंसीडर मैनेजिंग योर कैरियर लाइक एन एंटरप्रेन्योर मैनेजिंग अ स्मॉल बिजनेस। आप ऐसे ही समझें कि कैरियर को मैनेज करना बिल्कुल उसी तरह है जैसे एक एंटरप्रेन्योर, एक बिजनेसमैन अपना छोटा सा बिजनेस को मैनेज कर रहा होता है, कि किस तरह से वो बिजनेस को मैनेज करता है, उसका निज़ाम चलाता है। कैरियर भी बिल्कुल उसी तरह मैनेज किया जाता है। थिंक ऑफ योर सेल्फ एज सेल्फ एम्प्लॉयड इवन इफ़ यू वर्क इन अ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। अपने आप को सेल्फ एम्प्लॉयड समझें, अपने आप का रोज़गार समझें कि आप अपने ही एम्प्लॉई हैं। इवन इफ़ यू वर्क इन अ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, हत्ता कि आप बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में काम करें, लेकिन आप अपने आप के खुद भी एम्प्लॉई होते हैं, सेल्फ एम्प्लॉय होते हैं। खुद पे काम करना होता है आपको, ठीक है, खुद के लिए काम करना है आपको। चाहे आप ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, लेकिन आपको सेल्फ एम्प्लॉयड खुद के लिए भी काम करना है। द फॉलोइंग सजेशंस आर कंसिस्टेंट विद द व्यू दैट यू एंड ओनली यू होल्ड प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर कैरियर। कुछ तजावीज़ पेश की गई हैं, कुछ सजेशन पेश की गई हैं, जो कि ये व्यू पॉइंट शो करती हैं, ये नज़रिया पेश करती हैं, डैट यू एंड ओनली यू, सिर्फ आप और आप, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी, या आप रिस्पॉन्सिबल हैं, या आप ही जिम्मेदार हैं अपने कैरियर के लिए। हमने जैसे देखा था कि मैनेजर का क्या किरदार होता है, या ऑर्गेनाइजेशन का क्या रोल होता है आपके कैरियर के अंदर।
उनका अपना अपना किरदार होता है, अपना अपना रोल होता है, लेकिन प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपकी होती है। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि वो एम्प्लॉय की अपनी खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपना कैरियर कैसे बनाते हैं। अब कुछ सजेशन जो दी गई हैं, कुछ जो नज़रिया पेश करती हैं कि आप ही जिम्मेदार हैं, तो वो क्या क्या सजेशन है हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो सजेशन है वो नो योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। अपनी स्ट्रेंथ्स को जानिए और अपनी वीकनेसेस को जानिए कि आपकी क्या बातें हैं जो आपकी ताकत बन सकती है, कौन सी बातें जो है आपकी कमजोरी बन सकती हैं। वट टैलेंट कैन यू ब्रिंग टू एन एम्प्लॉयर। क्या टैलेंट जो है आप लेके आ सकते हैं अपने एम्प्लॉयर के पास, ये आपको पता होना चाहिए। पर्सनल कैरियर प्लानिंग बिगेन बाय बीइंग ऑनेस्ट विद योरसेल्फ। आपकी जो ज़ाती कैरियर की प्लानिंग है वो तब भी स्टार्ट होगी जब अपने आप के साथ ईमानदार होंगे, ठीक है, कि आप अपनी ताकत को भी एक्सेप्ट करें और अपनी वीकनेस को भी एक्सेप्ट करें। अक्सर लोग अपनी वीकनेस को एक्सेप्ट ही नहीं करते। तो जब आप अपने आप से ईमानदार होंगे तभी आपका कैरियर स्टार्ट हो जाएगा कि ये आपकी स्ट्रेंथ है और इसी फील्ड में आपको काम करना चाहिए, ये आपकी वीकनेस है, इसको ओवरकम करना है, ठीक है। तो नो योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस, ये पहली सजेशन दी गई है अपना कैरियर डेवलप करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है मैनेज योर रेपुटेशन। लेट अदर बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड योर करंट ऑर्गेनाइजेशन नो अबाउट योर अचीवमेंट। अपनी रेपुटेशन को मैनेज करें, ठीक है, अपने इमेज को, अपने बारे में लोगों की जो राय है उसको मैनेज करें, ठीक है। लेट बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड योर ऑर्गेनाइजेशन अबाउट योर अचीवमेंट। जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं या ऑर्गेनाइजेशन से बाहर हैं, आपके कंपेटिटर हो गए, आपके कस्टमर हो गए, सबको आपके अचीवमेंट के बारे में पता होना चाहिए कि आपने क्या क्या कामयाबियां हासिल की हैं। क्लीन अप योर ऑनलाइन प्रोफाइल ऑन सोशल मीडिया साइट सच एज फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम। अपनी जो ऑनलाइन प्रोफाइल है, ठीक है, आपका जो डाटा है उसको क्लीन रखें, साफ सुथरा रखें। जो भी सोशल मीडिया पे जैसे कि फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, अपना बायो डाटा, अपनी प्रोफाइल साफ रखें, ऐसी ही रखें कि आपकी रेपुटेशन बेहतर, ठीक है। थर्ड सजेशन जो दी गई है वो है बिल्ड एंड मेंटेन नेटवर्क कॉन्टैक्ट। राब्ते बना के रखें, बनाएं और उनको मेंटेन भी रखें, बरकरार भी रखें। कॉन्टैक्ट्स आर असेंशियल टू गेटिंग ग्रेट जॉब। कॉन्टैक्ट्स जो हैं, ताल्लुकात जो हैं, बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, बड़े ज़रूरी होते हैं टू गेट ग्रेट जॉब, अच्छी जॉब हासिल करने के लिए। डेवलप अ प्रोफेशनल नेटवर्क दैट कैन हेल्प यू लर्न अबाउट कैरियर अपॉर्चुनिटी। पेशा वराना ताल्लुकात बनाएं लोगों के साथ, ठीक है, बिजनेस वाले जो लोग हैं उनके साथ ताल्लुकात बनाएं ताकि आपको मदद मिल सके कि आप जान सकें कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में कि क्या क्या मौके मार्केट में मौजूद हैं। जब आप सबसे प्रोफेशनल लोगों से बना के रखेंगे तब भी आपको पता चलेगा मौके कौन से मौजूद हैं। अनफॉर्चुनेटली कंट्री लाइक पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, यहाँ पे प्रोफेशनल नेटवर्क कम और पॉलिटिकल नेटवर्क ज़्यादा चलते हैं। सियासतदानों से बना के रखनी होती है आपको अपना कैरियर बनाने के लिए। तो ये तीसरा सजेशन है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का कि आपने कैरियर कैसे डेवलप करना है या बिल्ड करना है। बिल्ड एंड मेंटेन कॉन्टैक्ट नेटवर्क कॉन्टैक्ट्स। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है गेट एन इंटर्नशिप। ऑर्गेनाइजेशन उन्हीं को प्रेफर करती है जिनके पास एक्सपीरियंस होता है, तो इंटर्नशिप लाजमी करें, फ्री में करें चाहे पैसे मिलते हैं जैसे करें, लाजमी करनी चाहिए। आई नो कि हमारी फैमिली की तरफ से जॉब का बड़ा प्रेशर होता है कि जल्दी से जल्दी जॉब करें, तो हम कोई भी छोटी मोटी जो जॉब मिलती है वो कर लेते हैं, लेकिन इंटर्नशिप करना ज़रूरी है। एक्सपीरियंस हासिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारे लिए। ऑर्गेनाइजेशन वांट इंडिविजुअल हु हैव सम एक्सपीरियंस एंड शो इनिशिएटिव। ऑर्गेनाइजेशन उन्हीं इंडिविजुअल, उन्हीं अफराद को जॉब के लिए रखती हैं जिनके पास कोई तजुर्बा हो, एक्सपीरियंस हो और जो इनिशिएटिव शो दिखाएं, जो खुद से आगे बढ़ के काम करने के लिए आगे हैं कि हम काम कर सकते हैं। इंटर्नशिप्स आर ग्रेट वे टू डू बोथ। ये इंटर्नशिप होती हैं जो तरीकाकार है दोनों को हासिल करने का। आप एक्सपीरियंस भी हासिल कर सकते हैं और इनिशिएटिव भी शो कर सकते हैं कि यार मैं काम करना चाहता हूँ, एज अ इंटर्न करवा लो, मैं काम करने को तैयार हूँ। Many universities today offer internship as a part of their curriculum and want some practical experience to fulfill degree requirement. बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आज के दौर पे इंटर्नशिप्स ऑफर करती हैं, ठीक है, पार्ट ऑफ करिकुलम होता है, उनके करिकुलम का पार्ट होता है, उनके कोर्स आउटलाइन का हिस्सा होता है, पूरे प्रोग्राम का हिस्सा होता है और वो कुछ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी चाहते होते हैं, ठीक है, कोई एक्सपेरिमेंटल तजुर्बा भी चाहते हैं आपसे कि डिग्री को फुलफिलमेंट करने के लिए कि एंड में आप एक प्रैक्टिकल वर्क करके दिखाएं। अपनी डिग्री कंप्लीट तब होगी कि जब आप प्रैक्टिकल वर्क भी जानेंगे, तो इंटर्नशिप बड़ा ज़रूरी कर दिया गया है। तो गेट एन इंटर्नशिप, ये भी एक सजेशन है आपके लिए, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर बिल्डिंग योर कैरियर, अपना कैरियर बनाने के लिए। नेक्स्ट है पांचवी सजेशन, कीप करंट। डिवेल्प स्पेसिफिक स्किल्स एंड एबिलिटी इन हाई डिमांड। कीप करंट, अपने आप को मौजूदा हालात के तहत तैयार रखें, डिवेल्प करें वो स्किल्स, वो महारतें, वो एबिलिटी, वो काबिलियत जो कि हाई डिमांड के अंदर है, ठीक है, जिनकी आजकल डिमांड बहुत ज़्यादा है। अवॉइड लर्निंग ओनली ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफिक स्किल्स एंड डोंट क्विकली ट्रांसफर टू अदर एम्प्लॉयर। अवॉइड लर्निंग ओनली ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफिक स्किल्स, सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन की हद तक जो स्किल्स हैं सिर्फ वो ना सीखें,
उससे बाहर की जो आपकी जॉब के अलावा भी स्किल्स हैं वो भी आपको डेवलप करनी चाहिए। एंड डोंट क्विकली ट्रांसफर टू अदर एम्प्लॉयर, और बहुत ही जल्द अज जल्द नई जॉब की तरफ ना भागें, कुछ अर्सा किसी जॉब की तरफ गुजारें, एबिलिटी सीखें, स्किल सीखें, तजुर्बा हासिल करें और जल्द से जल्द नया मालिक ना ढूंढें, कुछ वक्त वहाँ पे स्पेंड करें, अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले तो फिर आगे निकल जाए। ठीक है, तो कीप करंट। नेक्स्ट है हमारे पास डॉक्यूमेंट यूर अचीवमेंट, अपनी अचीवमेंट की डॉक्यूमेंटेशन करके रखें, लोगों को दिखाएं कि आपकी क्या क्या अचीवमेंट है। सिर्फ टाइटल से काम नहीं चलता, आपकी अचीवमेंट से काम चलता है। अक्सर लोगों के पास टाइटल होते हैं, अचीवमेंट्स नहीं होती, कुछ लोगों के पास टाइटल्स नहीं होते, अचीवमेंट्स होती हैं। ठीक है, तो एम्प्लॉई आर इंटरेस्टेड इन व्हाट यू हैव अकॉम्प्लिश रेदर देन टाइटल यू हैव हेल्ड। ठीक है, जो एम्प्लॉयर होता है वो उसमें इंटरेस्ट होता है, ठीक है, कि आपने अकॉम्प्लिश क्या किया, रेदर देन टाइटल यू हैड, कि आपके पास टाइटल क्या है, उससे कोई फायदा नहीं है। आपकी अकॉम्प्लिशमेंट जो है वो मेन चीज होती है। सीक जॉब्स एंड असाइनमेंट दैट प्रोवाइड इंक्रीजिंग चैलेंजिंग एंड ऑफर ऑब्जेक्टिव एविडेंस ऑफ योर कॉम्पिटेंसीज। ऐसी जॉब्स ढूंढें, ऐसे असाइनमेंट करें जो आपके लिए चैलेंजिंग हो, आपका चैलेंजिंग इंक्रीज करे और एविडेंस शो करे आपकी कॉम्पिटेंसी की कि आप वाकई इस चीज़ के काबिल हैं। ठीक है, तो ऐसी जॉब ढूंढें जो कि शो भी करे कि आपने क्या हासिल किया है। ठीक है, अक्सर एम्प्लॉयज़ को एम्प्लॉयर ऑफ द मंथ का अवार्ड मिलता है वगैरह वगैरह, तो अपनी अचीवमेंट्स दिखाएं क्या क्या है। सिर्फ टाइटल होने से कुछ भी नहीं बनता। हमारे यहाँ टाइटल वज़ीर आज़म के पास भी है, वज़ीर दिफा के पास भी है, टाइटल्स तो हैं लेकिन काम कुछ भी नहीं है, अचीवमेंट्स कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो इसी तरह होता है कि नाम बड़े और ऊंची दुकान और फीके पकवान। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट योर अचीवमेंट, आपकी जो कामयाबी है उनको डॉक्यूमेंट करें और सबको दिखाएं कि आप किस काबिल हैं। कीप योर ओपिनियंस कीप योर ऑप्शंस ओपन, हर वक्त अपनी ऑप्शंस ओपन रखें। ठीक है, तैयार रहें हर सूरत हाल के लिए। कीप योर नेटवर्क करंट एंड योर रिज्यूमे अप टू डेट, अपना जो कीप योर नेटवर्क करंट, अपना करंट नेटवर्क जो है उसको अपडेट करें हमेशा, और अपनी रिज्यूमे जो है उसको भी अपडेट करें। हर वक्त अपने अंदर कोई बेहतरी लाते रहें, अपना तजुर्बे में इंक्रीज करें, अपने डिग्रीज में बेहतरी लेते हैं। रुकना नहीं है आपने, अपनी रिज्यूमे को रोकना नहीं है, कोई नए न्यू स्किल्स आपने हर वक्त डेवलप करने हैं। You never know when your group will be eliminated, your department downsized, your project cancel और your company acquired in a takeover। आपको नहीं पता कि कब ऐसा हो सकता है कि आपके ग्रुप को ही निकाल दिया जाए, या आपका डिपार्टमेंट ही डाउन साइज हो जाए कि सारे के सारे एम्प्लॉयज़ को खारिज कर दिया गया, आपका प्रोजेक्ट कैंसिल हो जाए, या आपकी कंपनी कोई और आके टेक ओवर कर ले और आप लोगों को निकाल दे। कभी भी कुछ भी ऐसा हादसा हो सकता है। तो अपने आप को अपनी ऑप्शंस को ओपन रखें कि कभी भी कोई हादसा हो सकता है तो आपको निकलना पड़ेगा। तो अपनी रिज्यूमे अप टू डेट रखें और नेटवर्क हमेशा अपना जो कॉन्टैक्ट्स हैं प्रोफेशनल लोगों के साथ वो हमेशा बरकरार रखें, क्योंकि कभी भी आपको एक जॉब से दूसरी जॉब पे एमरजेंसी के तौर पे जाना पड़ सकता है। तो ये सजेशन जो है वो दी गई हैं कि किस तरह से आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं अपने कैरियर को डेवलप करने के लिए। यही में मेरा आज का टॉपिक जो है वो क्लियर होता है। स्लाइड्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और कोई भी क्वेश्चन और टॉपिक से रिलेटेड आप हमसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।